साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग जो है घटनाचक्र पब्लिकेशन के द्वारा जो करंट अफेयर की दृष्टि 2024 नाम से वार्षिक करंट अफेयर की पुस्तक प्रकाशित की गई, जिसमें 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक के करंट अफेयर को संकलित किया गया है। तो इसको यहाँ पर हम लोग कवर कर रहे हैं और आज के वीडियो में हम लोग जो है राष्ट्रीय प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाक्रमों को देखेंगे और इस वीडियो में हम लोग जो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उन्हीं पॉइंटों को हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के बारे में। तो देखिए, 11 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के परिणाम घोषित किए। ठीक है, इसमें 4,477 शहरों का आकलन किया गया, जिसमें 61 छावनी और 88 गंगा किनारे बसे शहर या नगर शामिल हैं। ठीक है, और यह जो है आपका 8वां संस्करण स्वच्छ सर्वेक्षण का 8वां सर्वेक्षण था और यह विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण बन गया है। इसके अतिरिक्त देखिए, जो ये 8वां सर्वेक्षण हुआ है, इसमें यदि आप देखें राष्ट्रीय स्तर पर समग्र रूप से 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में लगातार 7वीं बार इंदौर को भारत का सबसे स्वच्छ शहर घोषित किया गया है। वहीं इस दौरान जो है, हालांकि इस वर्ष 2023 का जो ये आपके सर्वेक्षण आए हैं, इसमें इंदौर के साथ साथ गुजरात का जो सूरत है उसको भी प्रथम रैंक दी गई। मतलब कि जो 8वां संस्करण आया है, इसमें 2 आपके शहर जो हैं वो नंबर 1 पर हैं, मध्य प्रदेश का इंदौर और गुजरात का सूरत। वहीं तो देखिए, यहाँ पे जो शीर्ष 2 शहर हैं आप याद रखिएगा, इंदौर और सूरत। तीसरे नंबर पे आपका महाराष्ट्र का नवी मुंबई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सबको याद रखने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो शीर्ष 1 लाख से कम जनसंख्या श्रेणी में जो नंबर 1 पर है वो है आपका महाराष्ट्र का सासवड़ और दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का पाटन है। दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़ का पाटन है। वहीं पे शीर्ष 5 राज्यों, शीर्ष में जो राज्य उनको देखें तो नंबर 1 पर महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश, तीसरे पे छत्तीसगढ़। 3 याद रखिएगा। तो पहले पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। और 27 राज्यों की इस सूची में यदि उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जो है 9वें स्थान पर है, जबकि बिहार जो है 15वें स्थान पे। ध्यान रखिए, 27 राज्यों की सूची में उत्तर प्रदेश 9वें स्थान पर है और बिहार 15वें स्थान पर है। नंबर 1 पे आपका महाराष्ट्र है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे छत्तीसगढ़ है। वहीं गंगा किनारे नगरों को ये देखें तो शीर्ष नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश का वाराणसी है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश का प्रयागराज है, तीसरे पे बिजनौर है। तीनों ही उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, वाराणसी है नंबर 1 पे, फिर दूसरे पे प्रयागराज, तीसरे पे बिजनौर है। मध्य प्रदेश स्थित महू छावनी को भारत की सबसे स्वच्छ छावनी घोषित किया गया है। वहीं 1 लाख से अधिक जनसंख्या श्रेणी में शीर्ष 20 शहरों में उत्तर प्रदेश का केवल एक शहर नोएडा, जो कि 14वें स्थान पर है, इसको स्थान दिया गया है। ठीक है, तो टॉप के 20 में केवल एक उत्तर प्रदेश का है, वो नोएडा है। वहीं अन्य के देखें, गाजियाबाद 38 पे है, अलीगढ़ 40 पे है, वाराणसी 41 पे, लखनऊ को 44वां, फिरोजाबाद को 52 और प्रयागराज को 71वां स्थान दिया गया है। चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ सफाई मित्र सुरक्षित शहर घोषित किया गया है। आगे देखते हैं। देखिए, कचरा मुक्त शहरों की स्टार रेटिंग प्रोटोकॉल के तहत नोएडा, उत्तर प्रदेश के नोएडा को 5 स्टार शहर के रूप में प्रमाणित किया गया है। और वहीं स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 के पुरस्कार समारोह के दौरान वर्ष 2024 हेतु स्वच्छ भारत मिशन के गीत का भी विमोचन किया गया है। इस गीत का शीर्षक है नया संकल्प है नया प्रकल्प है। ठीक है, इसके गायक कौन है? कैलाश खेर हैं। तो ध्यान रखिएगा, नया संकल्प है नया प्रकल्प है, गायक कौन है? कैलाश खेर। आगे बात करते हैं पीएम जन योजना के बारे में। पीएम जन योजना, तो यहाँ पे कुछ आंकड़े थोड़ा ध्यान रखिएगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में अनुसूचित जनजाति अर्थात एसटी की आबादी जो है वो 10.45 करोड़ है। 10.45 करोड़ है। इसमें से 18 राज्यों के साथ प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में निवास करने वाले 75 समुदायों को विशेष रूप से संवेदनशील जनजाति समूह पीबीटीजीएस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, देखिए, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण 2023-24 में विशेष रूप से संवेदनशील इन जनजाति समूह पीबीटीजीएस की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए प्रधानमंत्री पीबीटीजी विकास मिशन प्रारंभ किए जाने की घोषणा की गई थी। ठीक है, 2023-24 के बजट भाषण में। ठीक है, और अनुसूचित जनजातियों के लिए विकास कार्य योजना के लिए अगले 3 वर्षों में इस मिशन को लागू करने के लिए 15,000 करोड़ रुपए की राशि उपलब्ध कराए जाने की घोषणा की गई थी।
तो देखिए 15 नवंबर 2023 को, 15 नवंबर, जिस दिन आपका जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाता है, तो 15 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर झारखंड के खूंटी जिले से प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे शॉर्ट में हम लोग पीएम जनमन कहते हैं, पूरा नाम याद रखिएगा, प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान की शुरुआत की है। ठीक है। पीएम जनमन मिशन का लक्ष्य क्या है? विशेष रूप से संवेदनशील उन 75 जनजाति समूहों का विकास करना जो विभिन्न मंत्रालयों विभागों की योजनाओं से छूट गए हैं। तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। ये इस मिशन के लिए 3 साल के लिए ना 2023-24 से लेकर के 2025-26 के लिए 24,104 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय को मंजूरी दी गई है। और इस मिशन में केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय सहित कुल 9 मंत्रालयों के माध्यम से 11 महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। 9 मंत्रालय और 11 महत्वपूर्ण क्षेत्र। ठीक है। इस मिशन के लिए केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय नोडल और समन्वयक मंत्रालय के रूप में कार्य करेगी। आगे चलते हैं। यहां पे ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि 25 दिसंबर 2023 से केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने पीएम जनमन के तहत एक सूचना, शिक्षा और संचार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान को जागरूकता बढ़ाने और पीबीटीजी बहुल जनजातीय बस्तियों में सरकारी योजनाओं की 100% पहुंच सुनिश्चित करने के लिए प्रारंभ किया गया। अगला है नमो ड्रोन दीदी योजना। नमो ड्रोन दीदी योजना, देखिए भारत जो है उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है, ध्यान रखिएगा। ठीक है। और उर्वरकों का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। देखिए दूसरे नंबर का सबसे बड़ा उत्पादक भी है और दूसरे नंबर के सबसे बड़ा आयातक भी है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लोग देखिए 29 नवंबर 2023 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नमो ड्रोन दीदी योजना को मंजूरी दी है। किसको? नमो ड्रोन दीदी योजना को। ठीक है। इस परिप्रेक्ष्य में 30 नवंबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का शुभारंभ किया। किसका? प्रधानमंत्री महिला किसान ड्रोन केंद्र का। यह एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है। इस योजना हेतु वर्ष 2024-25 से लेकर के 25-26 की अवधि के लिए वित्तीय परिव्यय 1261 करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। इस योजना के तहत केंद्र सरकार 15,000 चयनित महिला स्वयं सहायता समूहों, सेल्फ हेल्प ग्रुप, कितने? 15,000 को ड्रोन प्रदान करेगी। इन ड्रोनों को किसानों को कृषि उद्देश्यों हेतु किराए पर दिया जा सकेगा। ठीक है। ड्रोनों का उपयोग किसानों द्वारा खेती में नैनो उर्वरकों और कीटनाशकों के छिड़काव के लिए किया जा सकेगा। तो ध्यान रखिएगा कुल 15,000 ड्रोनों में से प्रथम 500 ड्रोनों को उर्वरक कंपनियों द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। देखिए एक ड्रोन और उसके सहायक उपकरणों की कुल लागत लगभग 10 लाख रुपए होती है। महिला स्वयं सहायता समूहों को ड्रोन की 80% लागत अधिकतम 8 लाख रुपए केंद्रीय वित्तीय सहायता के माध्यम से प्राप्त होगी। ठीक है। देखिए तो स्पष्ट है कि इस योजना के तहत ग्रामीण महिलाओं को ड्रोन संचालन में प्रशिक्षित करके उन्हें ड्रोन दीदी में रूपांतरित किया जाएगा। ध्यातव्य है कि प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपने संबोधन में ड्रोन दीदी योजना की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं। जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए हैं 2023 के, उनके बारे में तो देखिए आपका किन 5 राज्यों में हुए हैं? तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिजोरम, राजस्थान, तेलंगाना। नाम याद रखिएगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में। ठीक है। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 172 एक के तहत पठित अनुच्छेद 324 तथा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 15 के तहत प्रदत्त अधिकार एवं शक्तियों के प्रयोग के माध्यम से भारत निर्वाचन आयोग राज्यों की विधानसभा की वर्तमान अवधि की समाप्ति से पूर्व नई विधानसभा के गठन के लिए चुनाव संपन्न कराती है। ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले हम लोग छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्या है कि यहां पर विधानसभा की सीटें कितनी है? तो ध्यान रखिएगा छत्तीसगढ़ में आपकी 90 सीटें। कितनी है? 90 सीटें, जिसमें 10 सीटें जो हैं वो अनुसूचित जातियों के लिए, 29 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है। तो यहाँ 90 सीटें, ध्यान रखिएगा। ठीक है। तो यहाँ का जो चुनाव हुआ है, एक चरण में यहाँ पे चुनाव हुआ है, नहीं 2 चरण में चुनाव हुआ है। ठीक है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव का जो शुभंकर था क्या था? चुनई चिरई था। और यहाँ ध्यान रखिएगा यहां पर जो चुनाव हुआ इसमें भारतीय जनता पार्टी ने राज्य में बहुमत हासिल किया है, भारतीय जनता पार्टी ने। और यहां पर 19 महिलाएं
निर्वाचित हुई हैं, 19 महिलाएं, ठीक है। और यहाँ पर नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? विष्णुदेव साय बने हैं। भारतीय जनता पार्टी के विष्णुदेव साय जो है यहाँ के मुख्यमंत्री बने हैं, और ये व्यक्ति के रूप में छत्तीसगढ़ के चौथे मुख्यमंत्री हैं, चौथे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। जबकि विष्णुदेव साय छत्तीसगढ़ के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री हैं। ऐसे तो देखेंगे चौथे हैं, परंतु आदिवासी के रूप में पहले हैं, ठीक है। और ये कुनकुरी विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए हैं। वहीं दो उप मुख्यमंत्री भी यहाँ बनाए गए हैं, किसको? अरुण साव और विजय शर्मा को। और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह को विधानसभा अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को देखें तो यहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं? 230 सीटें। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ में 90 सीटें थी, यहाँ पर 230 सीटें हैं, जिनमें से 35 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 47 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो चुनाव है इसमें बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी ने जीत हासिल की है, और यहाँ पर कुल 27 महिला विधायक निर्वाचित हुए हैं। और यहाँ मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है मोहन यादव बने हैं। मोहन यादव ये उज्जैन दक्षिण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं। दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ला। नरेंद्र सिंह तोमर को विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। आगे बढ़ते हैं। मिजोरम विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें तो यहाँ पर कुल कितनी सीटें हैं? 40। ध्यान रखिएगा, मिजोरम में जो आपकी विधानसभा सीटें हैं वो हैं 40, ठीक है। इनमें इन 40 में से 39 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित है। महत्वपूर्ण यह है कि 40 में से 39 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं, केवल एक सीट बचती है, ठीक है। आगे इसमें देखें तो यहां पर देखिए, जो चुनाव हुआ है इसमें 27 सीटें जीतकर जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी ने बहुमत हासिल किया है। और वर्ष 2023 के चुनाव में इस दल ने पहली बार एक मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में भाग लिया था। और यहां पर देखिए, वर्ष 1972 में मिजोरम विधानसभा के गठन के बाद से यह पहला अवसर जब एक से अधिक महिला का चुनाव विधानसभा सदस्य के रूप में हुआ है या विधायक के रूप में हुआ है, ठीक है। यह जो जेपीएम पार्टी है, जेपीएम पार्टी जिसका नाम है आपका जोरम पीपुल्स मूवमेंट, ठीक है, जेपीएम पार्टी के नेता लाल दुहोमा ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। पिछले लगभग 40 वर्षों में यह पहला अवसर है जब मिजो नेशनल फ्रंट और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अतिरिक्त किसी अन्य पार्टी के नेता ने मिजोरम के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है, ठीक है। और वहीं लाल रिनपुई मिजोरम की पहली महिला कैबिनेट मंत्री और राज्य के इतिहास में मंत्री का पद धारण करने वाली तीसरी महिला बनी है, तो महत्वपूर्ण है। यहाँ के मुख्यमंत्री के बारे में बात करें, लाल दुहोमा, ये पूर्व आईपीएस अधिकारी लाल दुहोमा मिजोरम के छठे मुख्यमंत्री, व्यक्ति के संदर्भ में छठे मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। और ये जो है यहाँ के आपके मिजोरम के शेरछिप विधानसभा क्षेत्र से ये विधायक निर्वाचित हुए थे, ठीक है। और ये आईपीएस अधिकारी के रूप में ये भूतपूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा में तैनात रह चुके हैं। 1984 में ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर मिजोरम से लोकसभा सदस्य के रूप में चुने गए थे 1984 में। 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत आयोग घोषित होने से पहले ये होने वाले 1988 में दल बदल विरोधी कानून के तहत आयोग घोषित होने वाले ये पहले लोकसभा सांसद भी थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा इनके बारे में, महत्वपूर्ण है, लाल दुहोमा के बारे में। राजस्थान विधानसभा के बारे में बात करें तो यहाँ पे कुल कितनी सीटें हैं? 200 सीटें हैं। 200 सीटें, 34 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 25 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो चुनाव हुए, यहाँ पर 200 सीटों में से 199 सीटों पर ही चुनाव हुए थे, क्योंकि एक सीट पर एक जो कैंडिडेट की मृत्यु हो गई थी, तो वहां पे चुनाव बाद में कराए गए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूर्ण बहुमत हासिल किया और 20 महिलाएं निर्वाचित हुई। और यहाँ पर मुख्यमंत्री कौन हुए? भजन लाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के विधायक भजन लाल शर्मा, जो कि सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए थे भजन लाल शर्मा। इन्हें जो है यहाँ का मुख्यमंत्री बनाया गया है, ठीक है। और यह पहला अवसर है जब श्री शर्मा विधायक के रूप में निर्वाचित हुए हैं। दो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा, ठीक है। और वहीं वासुदेव देव नानी को राजस्थान विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। अगला है तेलंगाना विधानसभा के बारे में। यहाँ कुल कितनी सीटें हैं? तो यहाँ पे कुल 119 सीटें। ध्यान रखिए, तेलंगाना में विधानसभा में कुल 119 सीटें हैं, जिसमें से 19 सीटें अनुसूचित जाति के लिए और 12 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित हैं। तो यहाँ पर आप देखें, जो चुनाव हुआ है इसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने राज्य में बहुमत प्राप्त किया है और
कांग्रेस ने 119 सीटों में से 64 सीटों पर विजय प्राप्त की, 64 सीटों पर, ठीक है। और इस चुनाव में 8% महिलाएं अर्थात कुल 10 महिलाएं निर्वाचित हुई हैं। और यहाँ के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अनुमुला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री बने हैं। अनुमुला रेवंत रेड्डी तेलंगाना के दूसरे मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने तेलंगाना के कोंडंगल विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए थे, विधायक बने थे, ठीक है। और वहीं पर एक जो है उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं, मल्लू भट्टी विक्रमार्को जो है उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 370 पर सर्वोच्च न्यायालय के ऐतिहासिक निर्णय के बारे में। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर को विशेष दर्जा प्रदान किया गया था। वर्ष 1949 में इसे अस्थायी प्रावधान के रूप में संविधान में जोड़ा गया था, ठीक है। तो यहां देखिए, आगे चलते हैं, एक सेकंड। तो 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो पृथक केंद्रशासित प्रदेश के रूप में पुनर्गठित कर दिया गया, ठीक है। और अगस्त 2019 में भारतीय संसद ने अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A के तहत जम्मू और कश्मीर को प्रदत्त विशेष दर्जे की समाप्ति को मंजूरी प्रदान की। और अनुच्छेद 370 और अनुच्छेद 35A को निरस्त किए जाने के बाद 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो पृथक केंद्रशासित प्रदेश बना दिया गया। अब जो ये आपका इस पे न्यायालय का फैसला है उसके बारे में बात करें तो 11 दिसंबर 2023 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 5-0 के सर्वसम्मत फैसले से केंद्र सरकार द्वारा संविधान के अनुच्छेद 370 एवं अनुच्छेद 35A को निरस्त करने के निर्णय को वैध ठहराया है, ठीक है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार 5 अगस्त 2019 को हुआ निर्णय संवैधानिक एकीकरण को बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया था, ना कि इसका उद्देश्य विघटन था, ठीक है। आगे चलते हैं यहां पर, एक सेकंड। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय इस तथ्य को सही ठहराया कि जब जो है अनुच्छेद 370 निरस्त हो चुका है तो अब जम्मू कश्मीर के संविधान का कोई अस्तित्व नहीं है। न्यायालय ने केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर के राज्य के दर्जे को बहाल करने और वर्ष 2024 तक विधानसभा चुनाव कराने का निर्देश दिया है। वहीं जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 एवं जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के बारे में बात करें तो देखिए, 11 दिसंबर 2023 को भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक 2023 पारित किया है, ठीक है, पारित किया गया है। इसमें क्या किया गया है? इसमें 2004 की जो आपका जम्मू कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 था, इसकी धारा में 2 संशोधन किए गए हैं। 2 संशोधन क्या है? विदित हो जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 अनुसूचित जाति और जनजाति तथा अन्य सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के सदस्यों के लिए नौकरियों तथा व्यवसायिक संस्थानों प्रवेश में आरक्षण का प्रावधान करता है। पारित विधेयक में जम्मू और कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में वर्णित कमजोर और वंचित वर्ग सामाजिक जाति शब्द को अन्य पिछड़ा वर्ग सबसे प्रतिस्थापित करने का प्रावधान किया गया है। वहीं जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2023 के बारे में बात करें तो पारित विधेयक वर्ष 2019 के पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन प्रस्तावित करता है। इस संशोधन के तहत क्या होगा? कश्मीरी प्रवासियों में से अधिकतम 2 सदस्यों को विधानसभा में नामित करने का प्रावधान है, जिसमें एक महिला सदस्य होगी। इसके अतिरिक्त उपराज्यपाल द्वारा विधानसभा में एक सदस्य पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके से विस्थापित व्यक्तियों में से नामित किया जा सकता है। इस विधेयक में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सीटों की कुल संख्या 107 से बढ़ाकर 114 करने का प्रस्ताव किया गया है। इसमें जम्मू कश्मीर विधानसभा की सीटों की कुल संख्या को 7 से बढ़ाकर 14 करने का प्रस्ताव दिया गया है। तो ये जो 7 सीटें बढ़ाई गई हैं, 7 सीटें, इन सदस्यों में 7 सीटें अनुसूचित जाति की तथा 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित होंगी। ये जो आपके 114 किए गए हैं, इन 114 में से 7 सीटें अनुसूचित जाति और 9 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए, ठीक है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा की वास्तविक सीटें 83 से बढ़कर के 90 करने का प्रावधान किया गया है। इसमें 43 सीटें जम्मू में और 47 सीटें कश्मीर में होंगी। पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर के लिए 24 सीटें आरक्षित की गई हैं। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के बारे में बात करें तो देखिए, ये जो आपका विधेयक लाया गया है, इसमें क्या है कि यह जो है आपका जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 में संशोधन प्रस्तावित है। इस विधेयक के अनुसार जहां तक संभव हो सके जम्मू और कश्मीर विधानसभा में सभी निर्वाचित सीटों में से महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण विधानसभा में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों पर भी लागू होगा।
इस विधेयक के प्रावधान विधेयक के कानून बनने के बाद संचालित होने वाली जनगणना के बाद प्रभावी होंगे। आगे बढ़ते हैं मेरा युवा भारत कार्यक्रम के बारे में। तो देखिए इसके देखिए 31 अक्टूबर 2023 को राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत मंच का शुभारंभ किया है। मेरा युवा भारत युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा स्थापित एक स्वायत्त निकाय, ध्यान रखिए स्वायत्त निकाय है। यह युवा विकास और युवा नेतृत्व वाले विकास के लिए प्रौद्योगिकी द्वारा संचालित एक व्यापक संस्थागत तंत्र इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म प्रदान करता है। मेरा युवा भारत को देश के युवाओं के लिए एक ही स्थान पर एक संपूर्ण सरकारी मंच के रूप में सेवा प्रदान करने के लिए स्थापित किया गया है। इस मंच के माध्यम से युवा अपनी आकांक्षाओं को साकार कर सकेंगे और विकसित भारत के निर्माण में योगदान दे सकेंगे। ठीक है, देखिए मेरा युवा भारत मंच राष्ट्रीय युवा नीति में दी गई युवा की परिभाषा 15 से 29 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को लाभान्वित करेगा, लेकिन विशेष रूप से किशोरों के लिए बनाए गए इस कार्यक्रम के घटकों के मामले में लाभार्थी 10 से 19 वर्ष आयु वर्ग के होंगे। मेरा युवा भारत एक फिजिटल मंच है। फिजिटल मतलब फिजिकल प्लस डिजिटल से है, जिसमें भौतिक गतिविधि के साथ साथ ही डिजिटल रूप से जुड़ने का अवसर भी शामिल है। यह युवाओं को मात्र निष्क्रिय प्राप्तकर्ता पैसिव रेसिपिएंट की जगह विकास का सक्रिय संचालक एक्टिव ड्राइवर बनाने में मदद करेगा। आगे बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव के समापन के बारे में। तो देखिए यहाँ पे कुछ चीज ध्यान रखिएगा। आज़ादी के अमृत महोत्सव के दौरान ही प्रतिवर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाने का, 26 दिसंबर को साहिबजादा जोरावर सिंह और साहिबजादा फतेह सिंह की शहादत के याद में वीर बाल दिवस के रूप में मनाने की तथा 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाने की घोषणा की गई है। यहाँ देखिए 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा के समापन समारोह में भाग लिया। इस कार्यक्रम के साथ ही आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन हो गया। उल्लेखनीय है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की आधिकारिक शुरुआत जो है 12 मार्च 2021 को हुई थी। 12 मार्च 2021 को हुई थी और समापन कब हो रहा है? 31 अक्टूबर 2023 को। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के समापन के अवसर पर प्रधानमंत्री ने शीर्ष प्रदर्शन करने वाले 3 राज्य या केंद्रशासित प्रदेशों के साथ साथ मंत्रालय विभागों को आज़ादी का अमृत महोत्सव पुरस्कार प्रदान किया। इसमें जो शीर्ष जो राज्य हैं या केंद्रशासित प्रदेश, उसमें नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे हरियाणा और राजस्थान है। ठीक है, तीसरे पे दो राज्य हैं, हरियाणा और राजस्थान है। तो नंबर 1 पे जम्मू कश्मीर है, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे राजस्थान और हरियाणा है। ठीक है, और वहीं मंत्रालयों में बात करें तो नंबर 1 पर आपका केंद्रीय विदेश मंत्रालय है, दूसरे पे आपका केंद्रीय रक्षा मंत्रालय है, तीसरे पे केंद्रीय रेल मंत्रालय एवं केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। देखिए मंत्रालयों में आपका नंबर 1 पे केंद्रीय विदेश मंत्रालय, दूसरे पे केंद्रीय रक्षा मंत्रालय है, तीसरे पे 2 मंत्रालय है, केंद्रीय रेल मंत्रालय और केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय। ध्यान रखिएगा 31 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित कर्तव्य पथ पर, जिससे पहले हम लोग क्या कहते थे, राजपथ कहते थे, तो कर्तव्य पथ पर अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास किया। ठीक है, आज़ादी का अमृत महोत्सव के स्मरण में इस स्मारक का शिलान्यास किया गया। मेरी माटी मेरा देश के बारे में बात करें तो यह एक देशव्यापी और लोकाभिमुख अभियान है, जिसे भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। यह आज़ादी के अमृत महोत्सव का समापन कार्यक्रम था। ठीक है, इस अभियान का आयोजन 9 अगस्त से लेकर के 31 अक्टूबर 2023 के मध्य केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय और केंद्रीय संस्कृत मंत्रालय द्वारा किया गया। इस अभियान की टैगलाइन क्या थी? मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। मिट्टी को नमन, वीरों को वंदन। आगे बढ़ते हैं। नमो भारत ट्रेन भारत की पहली रैपिड रेल सेवा के बारे में। ठीक है, तो रैपिड रेल सेवा, इसको इंग्लिश में कहते हैं RRTS, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में यहां पर 20 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद स्थित साहिबाबाद रैपिड एक्स स्टेशन पर दिल्ली गाजियाबाद मेरठ RRTS गलियारे के प्राथमिकता वाले खंड का उद्घाटन किया। इसके साथ ही उन्होंने भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन को राष्ट्र को समर्पित किया। साहिबाबाद से दुहाई डिपो को जोड़ने वाली नमो भारत
या रैपिडेक्स ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। इसी के साथ भारत में क्षेत्रीय त्वरित परिवहन प्रणाली RRTS रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम का शुभारंभ हो गया है। ठीक है, भारत की पहली क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट प्रणाली की डिजाइन गति जो है 180 किलोमीटर प्रति घंटा है। इस गति के साथ दिल्ली से मेरठ तक की दूरी 1 घंटे से कम समय में तय की जा सकेगी। आगे बढ़ते हैं, अगला है गांगे डॉल्फिन के बारे में। यह उत्तर प्रदेश का जलीय जीव घोषित किया गया है। थोड़ा सा गांगे डॉल्फिन के बारे में बात करें तो गांगे डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम जो है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। ठीक है, यह जो है गांगे डॉल्फिन विश्व में मीठे पानी में पाई जाने वाली 4 डॉल्फिन प्रजातियों में से एक है। देखिए 4 कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, तो यांगचे, चीन की यांगचे नदी में पाई जाने वाली बैजी डॉल्फिन, सिंधु नदी में पाई जाने वाली भूलन डॉल्फिन और अमेजन नदी लैटिन अमेरिका में पाई जाने वाली बोटो डॉल्फिन के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, और यहाँ पर गंगा में गांगे डॉल्फिन पाई जाती है। देखिए ध्यान रखिएगा 2006 में चीन की नदी डॉल्फिन को विलुप्त घोषित कर दिया गया था। ठीक है, और वहीं जो गंगा नदी डॉल्फिन को है प्राय इसे टाइगर ऑफ द गंगा कहते हैं, टाइगर ऑफ द गंगा के नाम से जानते हैं। गंगा नदी डॉल्फिन केवल मीठे पानी में ही रह सकती है। खास बात यह है कि ये स्तनधारी अंधे होते हैं, ये ब्लाइंड होते हैं, लेकिन अपनी उत्कृष्ट इको लोकेशन ध्वनि उत्सर्जित करना और परावर्तित ध्वनि को सुनकर वस्तु या शिकारों का पता लगाते हैं ये। ठीक है, स्पष्ट कि ये जो अल्ट्रासोनिक ध्वनि तरंगों को उत्सर्जित करने के माध्यम से शिकार करते हैं। ठीक है, आगे देखें। देखिए अक्टूबर 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार के वन विभाग द्वारा गांगे डॉल्फिन को प्रदेश के जलीय जीव के रूप में मान्यता देने की घोषणा की गई है। ठीक है, उल्लेखनीय है कि इसके पूर्व केंद्र सरकार ने मई 2010 में गंगा नदी डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अधिसूचित किया था। वहीं 2008 में गंगा नदी डॉल्फिन को असम सरकार द्वारा राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया। 2019 में पंजाब द्वारा सिंधु नदी की डॉल्फिन को राज्य का जलीय पशु घोषित किया गया। और वहीं ज्ञातव्य है कि उत्तर प्रदेश की राज्य जो मछली है, स्टेट फिश है, वो कौन सी है, वो है चितला। ठीक है, चितला है। जबकि देशी मांगुर जो है, देशी मांगुर, ये बिहार की राज्य मछली है। यदि आईयूसीएन की रेड लिस्ट की बात करें तो गंगा नदी डॉल्फिन को संकटग्रस्त इंडेंजर्ड की कैटेगरी में रखा गया है। वहीं गंगा नदी डॉल्फिन को वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 1 में सूचीबद्ध किया गया है, जिसके तहत इन्हें सुरक्षा का उच्चतम स्तर प्राप्त है। वहीं साइट्स के परिशिष्ट वन में सूचीबद्ध किया गया है। आगे घोल मछली के बारे में बात करें तो देखिए गुजरात की राज्य मछली इसे घोषित किया गया है, घोल मछली को। 21 नवंबर 2023 को विश्व मात्स्यिकी दिवस वर्ल्ड फिशरीज डे के अवसर पर घोल मछली को गुजरात की राज्य मछली के रूप में घोषित किया गया है। घोल मछली का वैज्ञानिक नाम प्रोटोनिविया डायकैंथस है। यह भारत में पाई जाने वाली सबसे बड़ी मछलियों में से एक है। सुनहरे भूरे गोल्डन ब्राउन रंग वाली यह मछली गुजरात के अलावा महाराष्ट्र के समुद्री क्षेत्रों में पाई जाती है। इसे गोल्ड फिश भी कहा जाता है, गोल्ड फिश। ठीक है, गुजरात सरकार ने घोल मछली को उसके आर्थिक मूल्य और विशिष्टता के कारण राज्य मछली का दर्जा दिया है। और गंगा डॉल्फिन के बारे में जो हम लोग बात करते हैं उसमें थोड़ा सा और देख लीजिएगा कि गंगा नदी के किनारे गंगा नदी डॉल्फिन के महत्वपूर्ण आवासों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में अधिसूचित किया गया, जैसे विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार में। और ध्यान रखिएगा कि विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं। और ये भी ध्यान रखिए कि 5 अक्टूबर को, प्रतिवर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और 15 अगस्त 2020 को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नदी और समुद्री दोनों डॉल्फिनों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट डॉल्फिन की घोषणा की थी। आगे बढ़ते हैं आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल के बारे में। आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल के बारे में तो देखिए नवंबर 2023 में केंद्रीय आयुर्वेद विज्ञान अनुसंधान परिषद नई दिल्ली ने आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, जिसको शॉर्ट में हम लोग कहते हैं अग्नि, क्या नाम है, शॉर्ट में अग्नि है, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य इनिशिएटिव को लॉन्च किया है। इस पहल को आयुर्वेद के क्षेत्र में संलग्न चिकित्सकों के लिए लॉन्च किया गया है। इसके तहत चिकित्सकों द्वारा आयुर्वेद के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा दिया जाएगा इसके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय भेषज संहिता आयोग। भारतीय भेषज संहिता आयोग पीडीजी का सदस्य। देखिए भारतीय भेषज संहिता या आईपी से शॉर्ट में कहते हैं, तो देखिए इसको केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से भारतीय भेषज संहिता आयोग द्वारा प्रकाशित किया जाता है। इसे जो है भारतीय भेषज संहिता आयोग के द्वारा प्रकाशित किया जाता है।
भारतीय भेषज संहिता को भारत में निर्मित और या विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में मान्यता प्राप्त है। ठीक है, तो देखिए तीन तीन चार अक्टूबर 3 से 4 अक्टूबर 2023 को फार्माकोपियल वार्ता समूह की वार्षिक बैठक का आयोजन जो है आपका तेलंगाना के हैदराबाद में संपन्न हुआ। यह अमेरिका, यूरोप और जापान के बाहर आयोजित पहली बैठक थी। फार्माकोपिकल वार्ता समूह की पीडीजी की पहली बैठक थी। साथ ही ये वर्ष 2019 के बाद से प्रतिभागियों की व्यक्तिगत उपस्थिति वाली प्रथम बैठक थी। देखिए इस बैठक के दौरान भारतीय भेषज संहिता आयोग को पीडीजी के स्थायी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है आपका। जबकि विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ इस समूह में एक पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करता है। आगे चलते हैं शमक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के बारे में। शमक्का सरक्का केंद्रीय जनजाति विश्वविद्यालय के बारे में बात करते हैं। देखिए थोड़ा सा इसके बारे में और जान लें तो समक्का सरक्का जठारा कुंभ मेला के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। इसे शमक्का सरलम्मा जठारा या मेदाराम जठारा के नाम से भी जाना जाता है। यह एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय मेला है। सबसे बड़ा जनजातीय मेला है एशिया का। इस मेले का आयोजन तेलंगाना के दूसरे सबसे बड़े जनजातीय समूह कोया जनजाति द्वारा किया जाता है। यह एक द्विवार्षिक मेला है जो 2 वर्ष में एक बार लगता है, जो तेलंगाना के मुलुंग जिले के तड़वाई मंडल स्थित मेदाराम गंगा गांव में आयोजित किया जाता है। यह मेला देवी समक्का एवं सरलम्मा या सरक्का के सम्मान में आयोजित किया जाता है। यह मेला समक्का एवं सरलम्मा के नेतृत्व में हुए जनजातीय विद्रोह की याद में मनाया जाता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि माँ बेटी की इस जोड़ी ने 12वीं शताब्दी में काकतीय शासकों द्वारा सूखे की स्थिति के दौरान जनजातीय लोगों पर कर टैक्स लगाए जाने के विरोध में विद्रोह किया था। शमक्का सरक्का जठारा को तेलंगाना सरकार द्वारा राज्य उत्सव घोषित किया गया है। अब देखिए 4 अक्टूबर 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2023 को संसद में प्रस्तुत करने की स्वीकृति प्रदान की। इस विधेयक का उद्देश्य जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम 2009 में संशोधन करना है। 2009 में संशोधन करना है। यह संशोधन समक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय की स्थापना के उद्देश्य से किया जाएगा। यह विश्वविद्यालय तेलंगाना के मुलुगु जिले में स्थापित किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं ट्रेवल फॉर लाइफ के बारे में। तो देखिए यहां पर कुछ चीजों को पहले बात कर लेते हैं। मिशन लाइफ भारत के नेतृत्व वाला एक वैश्विक जन आंदोलन है। ठीक है, देखिए लाइफ का तात्पर्य क्या है यहाँ पर, पर्यावरण के लिए जीवन शैली, लाइफ स्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। मिशन लाइफ को सर्वप्रथम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 नवंबर 2021 को यूनाइटेड किंगडम यूके के ग्लासगो में आयोजित यूएनएफसीसीसी यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के पक्षकारों के सम्मेलन के जो COP26 था यहां पर प्रस्तावित किया था। ठीक है, 20 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के एकता नगर स्थित स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से मिशन लाइफ के औपचारिक शुभारंभ की घोषणा की थी। इसके तहत वर्ष 2028 तक भारत में न्यूनतम 80% गांवों एवं स्थानीय शहरी निकायों को पर्यावरण अनुकूल बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। भारत लाइफ को अपने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदानों NDCS नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन में शामिल करने वाला पहला देश है। यहां ध्यान देने वाली बात है कि 27 सितंबर 2023 को पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार ने विश्व पर्यटन दिवस, ध्यान रखिएगा 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है, के अवसर पर नई दिल्ली के भारत मंडपम में ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम को वैश्विक रूप से लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप की भागीदारी में प्रारंभ किया गया है। ट्रेवल फॉर लाइफ मिशन लाइफ के अंतर्गत पर्यटन क्षेत्र के लिए एक क्षेत्रीय कार्यक्रम या सेक्टोरल प्रोग्राम है। इस कार्यक्रम का लक्ष्य सतत पर्यटन के लिए राष्ट्रीय रणनीति के 7 अभिसरण में देश के स्थायी पर्यटन को बढ़ावा देना है। इसके तहत जो है 8 केंद्रीय विषय जो है वो चिन्हित किए गए हैं। 8 केंद्रीय विषय क्या है, ऊर्जा की बचत, जल की बचत, एकल प्रयोग प्लास्टिक का बहिष्कार, अपशिष्ट को कम करना, स्थानीय व्यवसाय और समुदायों का सशक्तिकरण, स्थानीय संस्कृति एवं धरोहर का सम्मान, स्थानीय खाद्य पदार्थों का सेवन, प्राकृतिक धरोहर का संरक्षण। ट्रेवल फॉर लाइफ कार्यक्रम 2 अलग अलग क्षेत्रों के लिए प्रारंभ किया गया है, स्वच्छता के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ और ग्रामीण पर्यटन के लिए ट्रेवल फॉर लाइफ। ठीक है, थोड़ा सा यहां पर अन्य चीजों के बारे में बात करें कि सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता के बारे में। केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा संचालित सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम प्रतियोगिता का उद्देश्य ऐसे गांवों को सम्मानित करना है जो ग्रामीण पर्यटन स्थल का सबसे अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। देखिए 27 सितंबर 2023 को विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन ग्राम पुरस्कारों की घोषणा
की गई। इसके तहत कुल आपके 35 गांव को पुरस्कृत किया गया है। इसमें से 5 गांव को स्वर्ण, 10 गांव को रजत तथा 20 गांव को कांस्य श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है। 5 को गोल्ड, 10 को सिल्वर और 20 को ब्रॉन्ज श्रेणी में रखा गया है। देखिए, तो इसमें जो स्वर्ण श्रेणी में रखे गए हैं उनमें 5 गांव कौन से हैं? तो देखिए, जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का दावर गांव नंबर 1 पर है। तो नंबर 1 वाला महत्वपूर्ण है, याद रखिए कि जम्मू कश्मीर के बांदीपुरा जिले का दावर है। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का सरमोली दूसरे नंबर पे है। मिजोरम के ममित जिले का रेयक तीसरे नंबर पे है। केरल के इडुक्की जिले का कंथालूर चौथे पे है और मध्य प्रदेश के पन्ना जिले का मंडला ये 5वें नंबर पे है। और ध्यान रखिएगा, रजत श्रेणी में पुरस्कृत गांव में उत्तर प्रदेश का कुरैना ग्राम जो है वो शामिल है। अब बात करते हैं भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के बारे में। तो देखिए, 25 जनवरी 2023 को मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL को पंजीकृत किया गया था। ठीक है, यहां पर देखिए, ये जो राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर है? तो ये गुजरात के आनंद में है, आनंद में। ठीक है, 8 नवंबर 2023 को राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड द्वारा नई दिल्ली में सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों को बढ़ावा देना विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ये जो आपका राष्ट्रीय सहकारी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड NCOL है द्वारा आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी के मौके पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह द्वारा भारत ऑर्गेनिक्स ब्रांड के 6 उत्पादों को जारी किया गया है। ठीक है, और 8 नवंबर 2023 से ही ऑर्गेनिक अंडर वन रूफ विचार या कॉन्सेप्ट के साथ सभी ऑर्गेनिक उत्पादों के एक रिटेल आउटलेट नेटवर्क की भी शुरुआत की गई है। आगे बात करते हैं एकात्मता की मूर्ति के बारे में। देखिए, ये मूर्ति किसे है? आदि शंकराचार्य की। आदि शंकर, जिन्हें आदि शंकराचार्य के नाम से भी जाना जाता है, ये 8वीं शताब्दी के भारतीय वैदिक विद्वान थे। वे अद्वैत के समर्थक थे। इनका जन्म जो है केरल राज्य के कालड़ी ग्राम में एक नंबूदरी ब्राह्मण परिवार में हुआ था और इन्होंने श्रृंगेरी, पुरी, द्वारका और बद्रीनाथ ऐसे 4 मठों की स्थापना की थी। ठीक है, ब्रह्मसूत्र भाष्य और वेदांत स्कूल पर एक मौलिक पाठ उनकी उत्कृष्ट कृतियों में शामिल है। देखिए, अभी क्या हुआ, 21 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, जो अब नहीं मुख्यमंत्री हैं, ने एकात्मता की मूर्ति स्टैचू ऑफ वननेस का अनावरण किया है। ठीक है, इस मूर्ति का अनावरण कहां पर किया गया? ओंकारेश्वर में आयोजित शंकर वतरणम नामक एक समारोह के दौरान किया गया है। देखिए, इस अवसर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री ने अद्वैत लोक संग्रहालय, आचार्य शंकर संग्रहालय का भी शिलान्यास किया है। देखिए, यह प्रतिमा जो है आपका कहां पर है? यह प्रतिमा मध्य प्रदेश के खंडवा जिले की पुनासा तहसील के अंतर्गत ओंकारेश्वर में मानधाता पर्वत पर स्थापित की गई है। इस प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 108 फीट है और इस प्रतिमा में आदि शंकराचार्य को चलने की मुद्रा में दर्शाया गया है। यह प्रतिमा कांस्य की है, कांस्य मिश्र धातु की है, जिसमें तांबा, टिन और शीशा मिला हुआ है। यह प्रतिमा 54 फीट ऊंचे एक आसन पर स्थित है जो 27 फीट ऊंचे कमल की पंखुड़ी सदृश आधार पर टिका हुआ है। आगे चलते हैं, और इसका जो स्केच है वो किसने तैयार किया है? वासुदेव कामत ने तैयार किया है। और इसका निर्माण जो है मूर्तिकार भगवान रामपुरे ने किया है। देखिए, भारत में स्थापित कुछ अन्य मूर्तियों के बारे में थोड़ा याद रखिएगा। स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ है? गुजरात में। तिरुवल्लुवर प्रतिमा कहाँ है? तमिलनाडु में। गोमतेश्वर प्रतिमा कर्नाटक में। हनुमान मूर्ति नई दिल्ली में। भगवान मुरुगन प्रतिमा कहाँ है? तमिलनाडु में। मुरुदेश्वर की भगवान शिव की प्रतिमा कर्नाटक में है। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी की बात करें, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी याद रखिएगा इसके बारे में। तो 14 अक्टूबर 2023 को अमेरिका के मैरीलैंड में बाबा साहब अम्बेडकर की 19 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। इस प्रतिमा को स्टैचू ऑफ इक्वलिटी नाम दिया गया है। यह भारत से बाहर स्थित BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है। यह प्रतिमा हैदराबाद स्थित डॉक्टर अम्बेडकर की विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा की प्रतिकृति है या रेप्लिका है। इस प्रतिमा के शिल्पकार कौन है? राम बी सुतार हैं। ज्ञातव्य है कि श्री सुतार ने गुजरात स्थित विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि 182 मीटर है,
स्टैचू ऑफ यूनिटी को भी डिजाइन किया था। और अप्रैल 2023 में तेलंगाना के तत्कालीन मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने भारत में स्थित बी आर अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया था। हैदराबाद इस कांस्य प्रतिमा की ऊंचाई कितनी है? 125 फीट है। ठीक है, 125 फीट। आगे बढ़ते हैं, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के गठन के बारे में। हल्दी का जो साइंटिफिक नाम है वो क्या है? जिंजीबेरिस। हल्दी जो है ये जिंजीबेरिस परिवार का एक पुष्पीय पादप है। यह एक सदाबहार एवं औषधि गुणों से युक्त है। यहाँ देखिए थोड़ा सा और ध्यान दीजिएगा कि भारत जो है विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक है। तीनों चीजें। भारत जो है विश्व में हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक है, उपभोक्ता और निर्यातक है। और यहाँ पर भारत में सर्वाधिक हल्दी उत्पादक राज्य कौन से हैं? नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, दूसरे पे तेलंगाना है, तीसरे पे कर्नाटक है, चौथे पे तमिलनाडु है। तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु है। और हल्दी के वैश्विक व्यापार में भारत की हिस्सेदारी कितनी है? 62% है, 62% से अधिक है। देखिए 4 अक्टूबर 2023 को भारत सरकार ने राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड, नेशनल टर्मरिक बोर्ड के गठन को अधिसूचित किया है। ठीक है, राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास एवं संवर्धन पर ध्यान केंद्रित करेगा। तो देखिए राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड की केंद्रीय गतिविधियों के माध्यम से वर्ष 2030 तक भारत द्वारा हल्दी निर्यात $1 बिलियन तक पहुंचाने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आगे चलते हैं, नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बारे में बात कर लेते हैं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, तो देखिए यहां पर जो वर्तमान समय की घटनाक्रम है, 19 सितंबर 2023 को महिला आरक्षण विधेयक को संविधान के 128वें संशोधन विधेयक 2023 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया और 20 सितंबर को इसे लोकसभा द्वारा पारित किया गया, 21 सितंबर को राज्यसभा द्वारा और 28 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद यह विधेयक संविधान संशोधन अधिनियम 106 बना। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 के रूप में अधिनियमित किया गया। और ध्यान रखिएगा इसके लिए जो है इस विधेयक को 18 से 21 सितंबर 2023 के मध्य आयोजित संसद के एक विशेष सत्र के दौरान पारित किया गया। और इस कानून को अनौपचारिक रूप से क्या नाम दिया गया है? नारी शक्ति वंदन अधिनियम। नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, इसमें लोकसभा के 454 सदस्यों ने मतदान किया, जबकि 2 सदस्यों ने इसके विरोध में मतदान किया था। विरोध में जो मतदान किए थे कौन थे? ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी के असदुद्दीन ओवैसी और सैयद इम्तियाज जलील। जबकि राज्यसभा में यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था। महिला आरक्षण विधेयक अमृतकाल में नए संसद भवन में पारित होने वाला पहला विधेयक था। इस चीज को भी याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए संविधान संशोधन 106वां संविधान संशोधन अधिनियम 2023 है। इसके माध्यम से संविधान के अनुच्छेद 239 ए में संशोधन किया गया है, जबकि नए अनुच्छेद 330 ए, 332 ए, 334 ए को जोड़ा गया है। ठीक है, इसके माध्यम से क्या गया है कि लोकसभा में और विधानसभा में 1/3 सीटें जो है महिलाओं के लिए आरक्षित की गई हैं। आगे चलते हैं। देखिए यहां पे क्या कहा गया कि लोकसभा राज्य विधानसभा में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण को 15 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा। हालांकि संसद कानून द्वारा इस अवधि को बढ़ा सकती है। आगे बात करते हैं आयुष्मान भव अभियान के बारे में। आयुष्मान भव अभियान, ये जो आयुष्मान भारत जो है भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है। इस योजना को सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 की सिफारिशों के अनुरूप लॉन्च किया गया था। ठीक है, और यह जो आपका SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, उसका जो गोल नंबर 3 है, गोल नंबर 3, जिसमें क्या है? अच्छे स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित है। आयुष्मान भारत में 4 स्तंभ है। क्या क्या है? स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत स्वास्थ्य अवसंरचना मिशन और प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखिए हुआ क्या है कि 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 13 सितंबर 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने गुजरात के गांधीनगर से वर्चुअल माध्यम से आयुष्मान भव अभियान का शुभारंभ किया है। आयुष्मान भव यह अभूतपूर्व पहल आयुष्मान भारत कार्यक्रम की सफलता पर आधारित है। साथ ही यह
स्वास्थ्य सेवाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन का भी एक प्रतीक है। तो प्रारंभ कहाँ से किया गया? गुजरात के गांधीनगर से, वर्चुअल माध्यम से। किसके द्वारा? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। ठीक है। आयुष्मान भारत आयुष्मान भव अभियान को केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है। यह एक व्यापक राष्ट्रव्यापी स्वास्थ्य सेवा पहल है। इसका उद्देश्य देश के प्रत्येक गांव शहर तक स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करना है। आगे चलते हैं। देखिए, आयुष्मान भव अभियान के अंदर 3 घटक के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की अधिकतम कवरेज सुनिश्चित करने की परिकल्पना की गई। आयुष्मान आपके द्वार 3.0, आयुष्मान मेला और आयुष्मान सभा। आगे बात करते हैं आरोग्य मंथन 2023 के बारे में। तो वर्ष 2023 में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की 2 प्रमुख योजनाओं में एक महत्वपूर्ण पड़ाव को प्राप्त किया है। 23 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के कार्यान्वयन के 5 वर्ष पूर्ण हुए हैं। देखिए, 27 सितंबर 2023 को आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की दूसरी वर्षगांठ थी। इन दोनों योजनाओं की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में ही जो है 2 दिवसीय कार्यक्रम आरोग्य मंथन को आयोजित किया गया था। इसका आयोजन कहाँ किया गया था? नई दिल्ली के विज्ञान भवन में। आगे चलते हैं। देखिए, सर्वाधिक संख्या में उपचार के संदर्भ में बड़े राज्यों में केरल, छोटे राज्यों में मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों में की श्रेणी में पुडुचेरी को विजेता घोषित किया गया है। ठीक है। बड़े राज्यों में केरल को, छोटे राज्यों में मेघालय और केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में पुडुचेरी को विजेता घोषित किया गया है। और सर्वाधिक आयुष्मान कार्ड बनाने वाले के लिए बड़े राज्यों में असम, छोटे राज्यों में नागालैंड है और केंद्र शासित प्रदेशों में जम्मू कश्मीर को विजेता घोषित किया गया है। मिथुन को खाद्य पशु का दर्जा दिया गया। मिथुन को प्राय पर्वतों के पशु के नाम से जाना जाता है। यह बोविडे परिवार का सदस्य और मवेशियों भैंसों का दूरस्थ संबंधी है। ठीक है। देखिए, उत्तर पूर्वी विश्व में मिथुन की सर्वाधिक संख्या भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। उत्तर पूर्वी राज्यों में से अरुणाचल प्रदेश में मिथुन की संख्या सर्वाधिक। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है। उल्लेखनीय कि भारत में मिथुन अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम के उष्ण वर्षा वनों ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में पाया जाता है। जो 20वीं पशुधन गणना थी उसके अनुसार भारत में मिथुन की कुल संख्या कितनी है? 3.8 लाख है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि 1 सितंबर 2023 को भारतीय खाद्य संरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने मिथुन को आधिकारिक रूप से खाद्य पशु फूड एनिमल के रूप में मान्यता प्रदान की है। इसके साथ ही ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र ने प्रत्येक वर्ष 1 सितंबर को मिथुन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इसके अतिरिक्त मिथुन के मास का नामकरण बीसी किसके रूप में? बीसी के रूप में करने की घोषणा की है। मिथुन को घरेलू पशु विविधता सूचना प्रणाली डेटाबेस में भी शामिल कर लिया गया है। ठीक है। ध्यान दीजिएगा कि ICAR राष्ट्रीय मिथुन अनुसंधान केंद्र जो है इसकी स्थापना भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वाधान में जून 1988 में नागालैंड में की गई थी। कहाँ पे? नागालैंड में। अगला है सांची, भारत का पहला सौर शहर है। सांची कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित एक छोटा सा नगर है। ठीक है, सांची। तो देखिए, इसे सांची को जो है 1989 में सांची स्थित बौद्ध स्मारकों को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। देखिए, 6 सितंबर 2023 को मध्य प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सांची को भारत के प्रथम सौर शहर के रूप में लोकार्पण किया। इस अवसर पर सांची को शुद्ध शून्य नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन शहर बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग एवं IIT कानपुर के मध्य एक समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। ठीक है। मोढेरा पहला 24 क्रॉस सौर ऊर्जा संचालित गांव बना है। देखिए, 9 से 11 अक्टूबर 2023 के मध्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात का दौरा किया और इस यात्रा के दौरान मोढेरा को भारत का पहला 24 घंटे 24x7 सौर ऊर्जा संचालित गांव घोषित किया है। ठीक है। ध्यान रखिए, मोढेरा का शहरीकरण सूर्यग्राम परियोजना के तहत किया गया है। इस परियोजना के माध्यम से मोढेरा भारत का प्रथम शुद्ध नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादक गांव बन गया है। आगे बात करते हैं NCERT को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया है। ठीक है। तो यहां पर देखिए, 1 सितंबर 2023 को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग को डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। ठीक है। NCERT को डी नोवा
श्रेणी में डी नोवा श्रेणी में डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय कि डी नोवा संस्थान ऐसे संस्थान होते हैं जो ज्ञान के विशिष्ट एवं उभरते हुए क्षेत्रों में शिक्षण एवं अनुसंधान पर केंद्रित होते हैं। डीम्ड विश्वविद्यालय का दर्जा शैक्षिक अनुसंधान एवं नवाचार को बढ़ावा देने के एनसीईआरटी के प्रयासों को सुदृढ़ बनाएगा। आगे बात करते हैं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के बारे में। स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 देखिए, वर्ष 2019 में केंद्रीय पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम एनसीएपी नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम को लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो देखिए 7 सितंबर 2023 को नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु के अंतर्राष्ट्रीय दिवस, ध्यान रखिएगा, नीले आकाश के लिए स्वच्छ वायु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को, के अवसर पर स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 के परिणामों की घोषणा की गई। इसमें देखिए जो टॉप के 3 शहर हैं 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, तो इसमें मध्य प्रदेश का इंदौर नंबर 1 पे, उत्तर प्रदेश का आगरा दूसरे पे है और महाराष्ट्र का ठाणे तीसरे पे है। तो 3 शहर कौन से हैं? नंबर 1 पे इंदौर है, दूसरे पे आगरा है, तीसरे पे ठाणे है। वहीं श्रेणी 2 में 3 श्रेणियों में रखा गया। श्रेणी 2 में 3 से 10 लाख तक की जनसंख्या वाले में नंबर 1 पे महाराष्ट्र का अमरावती है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश का मुरादाबाद है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश का गुंटूर है। वहीं श्रेणी 3 लाख से कम जनसंख्या वालों में हिमाचल प्रदेश का परवाणु नंबर 1 पर है, हिमाचल प्रदेश का काला अम्ब दूसरे पे है और उड़ीसा का अंगुल तीसरे नंबर पे है। वहीं स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 की उत्तर प्रदेश की स्थिति को देखें तो इसमें श्रेणी 1 में जो है नंबर 2 पे कौन सा है? आगरा है, वाराणसी 11वें पे है, गाजियाबाद 12वें पे, सबको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, छोड़ दीजिए। वहीं श्रेणी 2 में जो है दूसरे नंबर पर मुरादाबाद है और श्रेणी 3 में जो है चौथे नंबर पर रायबरेली है। आगे बढ़ते हैं भारत मंडपम अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र के बारे में। देखिए, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र परिसर का उद्घाटन किया। इस परिसर को नाम क्या दिया गया? भारत मंडपम नाम दिया गया। क्या नाम दिया गया? भारत मंडपम नाम दिया गया है। ठीक है, भारत मंडपम नाम जो है भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप से प्रेरित है। भगवान बसवेश्वर के अनुभव मंडप से प्रेरित है। उल्लेखनीय है कि अनुभव मंडपम 12वीं सदी में भगवान बसवेश्वर द्वारा कर्नाटक में सार्वजनिक समारोहों के लिए स्थापित एक मंडप था। ठीक है, अनुभव मंडप लगभग 123 एकड़ के क्षेत्र में यह जो आपका भारत मंडपम है ये बनाया गया है और 2023 में G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन जो है भारत मंडपम में ही किया गया है। विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति के बारे में बात करें, नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में विश्व की सबसे ऊंची नटराज की मूर्ति स्थापित की गई है। नटराज नृत्य करती हुई मुद्रा में भगवान शिव की इस मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? 28 फीट है। यह मूर्ति अष्टधातु 8 धातुओं, इसमें क्या है? स्वर्ण है, रजत, शीशा, तांबा, टिन, पारा, लोहा जैसा से निर्मित है। इस मूर्ति को तमिलनाडु के तंजावुर जिले स्थित स्वामी मलाई में मूर्तिकार राधा कृष्ण स्थापति एवं उनके दल द्वारा 7 माह में तैयार किया गया। देखिए, इस मूर्ति का निर्माण जो है लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि द्वारा किया गया है। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के बारे में। तो देखिए 17 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना को लॉन्च किया। कब? 17 सितंबर 2023 को विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर। इसके पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में विश्वकर्मा योजना की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना केंद्रीय क्षेत्र की एक नई योजना है। ठीक है, यह योजना पूर्णतः भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है। इस योजना हेतु प्रारंभिक वित्तीय परिव्यय 13,000 करोड़ रुपए निर्धारित है। इस योजना हेतु सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय को नोडल मंत्रालय नियुक्त किया गया है। पीएम विश्वकर्मा योजना की टैगलाइन क्या है? सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। सम्मान सामर्थ्य समृद्धि। इस योजना की अवधि 5 वर्ष से 2023-24 से लेकर 2027-28 तक है और इसके प्रथम चरण में 18 पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है। आगे चलते हैं और ध्यान रखिएगा, कारीगरों एवं शिल्पकारों को पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और विश्वकर्मा आईडी कार्ड प्रदान किया जाएगा। यह प्रमाण पत्र किसी आवेदक को विश्वकर्मा के रूप में मान्यता प्रदान करेगा और उससे योजना के तहत सभी लाभों हेतु जो है वो पात्र बनाएगा। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत लक्षित लाभार्थियों को कोलेट्रल मुक्त एंटरप्राइज विकास ऋण के रूप में वित्तीय सहायता दी जाएगी। 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए
तक पहली किस्त और 2 लाख रुपए तक द्वितीय किस्त के रूप में प्रदान की जाएगी। 5 लाख दिया जाएगा, 5% की रियायती ब्याज दर के साथ 1 लाख रुपए की पहली किस्त और 2 लाख रुपए की द्वितीय किस्त। ठीक है। और पीएम विश्वकर्मा योजना के कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तर पर त्रिस्तरीय कार्यान्वयन फ्रेमवर्क स्थापित किया जाएगा। ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट के बारे में। एबीडीएम माइक्रोसाइट, एबीडीएम का मतलब क्या है? आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। देखिए 27 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय स्तर पर आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का शुभारंभ किया था। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या है, 23 अगस्त 2023 को राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा 100 माइक्रोसाइट परियोजना के तहत मिजोरम के आइजोल में, कहां पर? मिजोरम के आइजोल में प्रथम एबीडीएम माइक्रोसाइट को लॉन्च किया गया है। इस प्रकार मिजोरम एबीडीएम माइक्रोसाइट की शुरुआत करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। तो एबीडीएम को याद रखिएगा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को लॉन्च करने वाला जो है पहला राज्य कौन सा बना, शुरुआत करने वाला? मिजोरम बन गया है। ठीक है। इसके तहत इस क्षेत्र में निजी क्लिनिकों, छोटे अस्पतालों एवं प्रयोगशालाओं सहित सभी स्वास्थ्य सुविधाओं को एबीडीएम सक्षम बनाया जाएगा, मरीजों को डिजिटल स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मिजोरम ने आइजोल में एबीडीएम माइक्रोसाइट को लागू करने के लिए यूथ फॉर एक्शन को इंटरफेसिंग एजेंसी के रूप में नियुक्त किया है। आगे बात करते हैं हम लोग इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के बारे में। तो देखिए इस प्रतियोगिता के अब तक जो है 3 संस्करणों का आयोजन किया जा चुका है, 2018 में, 2019 में, 2020 में। ये चौथा संस्करण है जो कि अप्रैल 2022 में लॉन्च किया गया था। ठीक है। 25 अगस्त 2023 को आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा इसका मतलब आपका इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता 2022 के विजेताओं की घोषणा की गई। इसके तहत इंदौर को भारत की सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी घोषित किया गया है, जबकि स्मार्ट सिटीज मिशन में अनुकरणीय प्रदर्शन के लिए मध्य प्रदेश को सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। इंदौर को सर्वश्रेष्ठ स्मार्ट सिटी के रूप में और राज्य में मध्य प्रदेश है। वहीं यदि हम टॉप के 3 शहर देखें स्मार्ट सिटीज अवार्ड में, इंदौर नंबर 1 पे है, गुजरात का सूरत दूसरे पे है, उत्तर प्रदेश का आगरा तीसरे पे। इंदौर, सूरत, आगरा। वहीं राज्यों में देखें तो मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, तमिलनाडु दूसरे पे है, राजस्थान तीसरे पे है और उत्तर प्रदेश भी तीसरे पे। नंबर 1 पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे 2 राज्य हैं, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा चंडीगढ़ को सर्वश्रेष्ठ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है इसके तहत। आगे बात करते हैं अमृत भारत स्टेशन योजना के बारे में। तो देखिए केंद्रीय रेल मंत्रालय ने रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की एक नई नीति तैयार की है जिसे अमृत भारत स्टेशन योजना नाम दिया गया है। ठीक है। तो देखिए 6 अगस्त 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमृत भारत स्टेशन योजना के भाग के रूप में देश भर के 508 रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी है। देखिए इसके तहत कुल टोटल जो है 1309 रेलवे स्टेशनों को चिन्हित किया गया है। ठीक है। और इनमें से सबसे अधिक कहाँ के हैं? उत्तर प्रदेश के 156 रेलवे स्टेशन हैं। और वर्तमान में जो पहले चरण में जो चिन्हित किए गए हैं या आधारशिला रखी गई है वो 508 रेलवे स्टेशनों को रखी गई है 6 अगस्त 2023 को। ठीक है। तो देखिए ज्ञातव्य है कि अमृत भारत स्टेशन योजना के पहले चरण में 508 रेलवे स्टेशनों को शामिल किया गया है और ये 508 रेलवे स्टेशन जो है 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में विस्तृत हैं। इनमें देखिए जैसे उत्तर प्रदेश के 55 हैं, तो आप उत्तर प्रदेश की याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 55 है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 के बारे में। तो देखिए संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा अपनी मानव विकास रिपोर्ट सूचकांक में बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो है इसको 2010 से शामिल किया जाता रहा है, 2010 से शामिल किया जाता रहा है। तो यहाँ चलिए आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर 17 जुलाई 2023 को नीति आयोग द्वारा राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति समीक्षा 2023 नामक एक रिपोर्ट जारी की गई। यह इस रिपोर्ट का दूसरा संस्करण है। पहला जो संस्करण था वो 2021 में लॉन्च किया गया था। नवीनतम रिपोर्ट जो है राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 पर आधारित है। ठीक है। इस रिपोर्ट में राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिला स्तरों पर बहुआयामी गरीबी की स्थिति का विस्तृत विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। और इसमें ये जो आपका राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 5 है, 4 और 5, 4 जो है आपका 2015 से 16 है और जो कि 5 है ये आपका 2019 से 21 के मध्य बहुआयामी गरीबी में हुए परिवर्तन को भी दर्ज किया गया है। नवीनतम रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और 707 प्रशासनिक जिलों के लिए
बहुयामी गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए गए हैं। और देखिए, इसमें जो है 2015 से 16 2015-16 से वर्ष 2019-21 के मध्य देश में रिकॉर्ड 13.5 करोड़ अर्थात 135 मिलियन लोग जो है बहुयामी गरीबी से मुक्त हुए हैं। और इस समान अवधि के दौरान बहुयामी गरीबी से मुक्त हुए लोगों की संख्या की दृष्टि से शीर्ष राज्य में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, जहां पे 3.3 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए हैं, बहुयामी गरीबी से। दूसरे नंबर पर बिहार है, तीसरे पे मध्य प्रदेश है। और वर्ष 2015-16 में भारत में बहुयामी रूप से गरीबी लोगों की संख्या या गरीब लोगों की संख्या जो थी वो परसेंटेज में 24.85% थी, जो 2019-21 में घट करके 14.96% रह गई है। ठीक है, यहाँ स्पष्ट है कि भारत में बहुआयामी रूप से गरीब लोगों की संख्या में 9.89% की उल्लेखनीय कमी दर्ज की गई है। और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुयामी गरीबी में 32.59% और ग्रामीण क्षेत्रों में बहुयामी गरीबी जो है वो 32.59% से घट करके जो है ये 19.28% रह गई है। और वहीं इसी समान अवधि के दौरान शहरी क्षेत्रों में बहुयामी गरीबी जो है वो 8.65 से घट करके 5.27% हो गई है। और ध्यान रखिएगा कि 2015-16 एवं 2019-21 के मध्य भारत का बहुयामी गरीबी सूचकांक मूल्य जो है वो 0.117 से घट करके 0.066 हो गई है। ठीक है, आगे बात करते हैं राष्ट्रीय एमपीआई 2023। इसमें सर्वाधिक बहुयामी गरीबी वाले शीर्ष जो 5 राज्य हैं, इसमें देखिए आपका नंबर 1 पे बिहार है, दूसरे पे झारखंड है, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे उत्तर प्रदेश है, पांचवें पे मध्य प्रदेश। तो नंबर 1 सबसे अधिक जो बहुयामी गरीबी वाला जो राज्य है वो है बिहार, दूसरे पे झारखंड, तीसरे पे मेघालय, चौथे पे उत्तर प्रदेश और पांचवें पे मध्य प्रदेश है। ठीक है, केरल जो है सबसे कम बहुयामी गरीबी जनसंख्या वाला राज्य है। यहाँ की टोटल जनसंख्या का केवल 0.55% जो है वो बहुयामी गरीबी के तहत आते हैं। वहीं 2019-21 में केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव में बहुयामी जनसंख्या सर्वाधिक, जबकि पुडुचेरी में सबसे कम है। बहुयामी गरीबी या गरीब लोगों की संख्या में सबसे तेज कमी जो है उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है, उसके बाद बिहार, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान में दर्ज की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक एवं न्यूनतम बहुयामी गरीबी वाले जो 5 जिले हैं, देखिए सर्वाधिक बहुयामी गरीबी वाला जो जिला है सबसे अधिक कहाँ पे है, बहराइच में, दूसरे नंबर पे श्रावस्ती है, तीसरे पे बलरामपुर, 3 याद रखिए। वहीं सबसे कम बहुयामी गरीबी जनसंख्या न्यूनतम बहुयामी गरीबी वाले जो जिले हैं, इसमें नंबर 1 पे गाजियाबाद है, दूसरे पे लखनऊ है, तीसरे पे कानपुर नगर है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि 2015 से 2015-16 एवं 2019-21 के मध्य उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जिले में बहुयामी गरीब जनसंख्या में सर्वाधिक कमी कितनी दर्ज की गई है, 29.64% दर्ज की गई है। आगे बात करते हैं वैभव फेलोशिप योजना के बारे में। तो अक्टूबर 2020 में भारत सरकार द्वारा वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक, इसे शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं, वैभव शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। कब, अक्टूबर 2020 में। यह प्रवासी एवं निवासी भारतीय शोधकर्ताओं एवं शिक्षाविदों का एक आभासी सम्मेलन था। ठीक है, इसी क्रम में 28 फरवरी 2023 को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर भारतीय प्रवासियों के लिए वैभव फेलोशिप योजना का शुभारंभ किया गया था। इस योजना की शुरुआत केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा की गई है। यहाँ पर देखें, भारत सरकार ने वैभव कार्यक्रम को लागू करने हेतु 15 जून 2023 को वैभव फेलोशिप कॉल 2023 की घोषणा की। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग नोडल एजेंसी है। यह फेलोशिप भारतीय मूल के उत्कृष्ट वैज्ञानिकों, प्रौद्योगिकीविदों को प्रदान की जाएगी जो अपने संबंधित देशों में अनुसंधान गतिविधियों में संलग्न है। ठीक है, देखिए चयनित वैभव फेलो को पहचाने गए 18 ज्ञान कार्य क्षेत्रों में काम करने हेतु आमंत्रित किया गया है। अब ये 18 कार्य क्षेत्र क्या है, इनको याद करने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, वैभव फेलो सहयोग हेतु एक भारतीय संस्थान की पहचान करेंगे और 1 वर्ष में 2 माह एवं अधिकतम 3 वर्ष तक उस संस्थान से संबद्ध रह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। माहिर मिशन ऑन एडवांस्ड एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च के बारे में। तो देखिए हुआ क्या है कि जून 2023 में मिशन ऑन एडवांस एंड हाई इंपैक्ट रिसर्च, ये शॉर्ट में माहिर कह सकते हैं, नामक
एक राष्ट्रीय मिशन का शुभारंभ किया गया है। माहिर का शुभारंभ केंद्रीय विद्युत मंत्रालय तथा नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस मिशन को वर्ष 2023-24 से लेकर के 2027-28 तक 5 वर्षों की प्रारंभिक अवधि हेतु तैयार किया गया है। आगे देखें, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? भारत को उन्नत विद्युत प्रौद्योगिकी हेतु एक विनिर्माण केंद्र बनाना है। मिशन की संरचना द्विस्तरीय है। शीर्ष समिति है इसमें, और दूसरी है आपकी तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति। जो शीर्ष समिति है इसकी अध्यक्षता केंद्रीय विद्युत मंत्री और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री द्वारा की जाएगी। और वहीं जो तकनीकी कार्यक्षेत्र समिति है, इस मिशन का सचिवालय, इसकी अध्यक्षता जो है केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा की जाएगी। और इस मिशन का सचिवालय जो है वो CPRI बेंगलुरु में स्थित होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 के बारे में। तो देखिए, राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI द्वारा प्रतिवर्ष जारी किया जाता है। इस सूचकांक का प्रथम संस्करण जो है वर्ष 2019 में विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, जो कि 7 जून को मनाया जाता है, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर जारी किया गया था। ठीक है, अभी 2022-23 में जो है इसका पांचवा संस्करण जारी किया गया है। पांचवा संस्करण जो है जारी किया गया है। इसमें जो शीर्ष 5 राज्य हैं, नंबर 1 पे आपका केरल है, दूसरे पे पंजाब है, तीसरे पे तमिलनाडु है, चौथे पे मध्य प्रदेश और पांचवें पे उत्तर प्रदेश। ध्यान रखिए, इसमें पांचवें नंबर पे आपका उत्तर प्रदेश है। राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2022-23 में उत्तर प्रदेश पांचवें नंबर पे है, केरल नंबर 1 पर है। वहीं बड़े राज्यों में बिहार जो है वो 19वें नंबर पे है। और यदि शीर्ष छोटे राज्यों को देखें तो नंबर 1 पर छोटे राज्यों में गोवा है, दूसरे पे मणिपुर है, तीसरे पे सिक्किम है। और वहीं यदि केंद्र शासित प्रदेशों को देखें, देखिए छोटे राज्यों की श्रेणी में जो मिजोरम है वो अंतिम स्थान पर है। वहीं केंद्र शासित प्रदेशों की बात करें तो जम्मू कश्मीर नंबर 1 पर है, दिल्ली दूसरे पे है, चंडीगढ़ तीसरे पे है, और केंद्र शासित प्रदेशों में लक्षद्वीप जो है वो अंतिम स्थान पर है। आगे बात करते हैं निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक। निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक 2.0 2021-22 के बारे में। ये राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के लिए है। तो देखिए, स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तनकारी बदलाव को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से निष्पादन ग्रेडिंग सूचकांक PGI को डिजाइन किया है। ठीक है, देखिए इसका जो सर्वप्रथम पहली बार जो जारी किया गया था 2019 में जारी किया गया था। इसका संदर्भ वर्ष क्या था? 2017-18। ठीक है, अब यहां पर हम लोग बात कर लेते हैं। देखिए, PGI 2.0 के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को रैंकिंग के बजाय ग्रेडिंग प्रदान की गई। रैंकिंग नहीं दी गई बल्कि ग्रेडिंग दी गई है। ठीक है, इसके तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 10 ग्रेड में विभक्त किया गया है। उच्चतम ग्रेड क्या है? दक्ष है, जो कुल 1000 अंकों में से 940 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किया गया है। वहीं न्यूनतम ग्रेड जो है वो आकांक्षी 3 है। न्यूनतम ग्रेड क्या है? आकांक्षी 3, जो 460 तक अंक प्राप्त करने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को प्रदान किया गया है। यहां ध्यान दीजिएगा कि PGI 2.0 में किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश को उच्चतम ग्रेड दक्ष प्राप्त नहीं हो सका है। PGI 2.0 में केवल 2 राज्य या केंद्र शासित प्रदेश, पंजाब और चंडीगढ़ को जो है प्रचेष्ट टू ग्रेड प्राप्त हुआ है। यहाँ पे देखते हैं, देखिए दक्ष में कोई नहीं है, उत्कर्ष में कोई नहीं है, ठीक है, अति उत्तम में कोई नहीं है, उत्तम में कोई नहीं है, प्रदेश 1 में कोई नहीं है, प्रदेश 2 में जो है आपके चंडीगढ़ और पंजाब है, प्रदेश 3 में गुजरात, केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली, पुडुचेरी, तमिलनाडु है। वहीं आपका देखें तो आकांक्षी 1 में जो है कई सारे हैं, इनके नाम याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। वहीं आकांक्षी 2 में देखें तो आकांक्षी 2 में आप उत्तर प्रदेश, ध्यान रखिएगा आकांक्षी 2 के तहत, इतना बस याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं तो 10 ग्रेड दिए गए हैं। ठीक है, 10 ग्रेड में से उत्तर प्रदेश आकांक्षी 2 के तहत है। यहाँ पे हम लोग बात करते हैं नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF के बारे में। NIRF इंडिया रैंकिंग 2023 के बारे में। देखिए, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क की शुरुआत 29 सितंबर 2015 को की गई थी। 29 सितंबर 2015 को की गई थी। और इंडिया रैंकिंग का प्रथम संस्करण जो है अप्रैल 2016 में जारी किया गया था। पहला जो है 2016 में जारी किया गया था। और अभी जो आपका 2023 वाला है, ये इसका 8वां संस्करण है। ध्यान रखिएगा, 8वां संस्करण जारी किया गया है। और इसमें जो है 5 श्रेणियों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों को रैंकिंग जारी की गई है। ओवरऑल, समग्र, कॉलेज, विश्वविद्यालय, अनुसंधान संस्थान और नवाचार, 5 जो है कैटेगरी में दिया गया है। साथ ही कुल 8 विभिन्न विषयों सब्जेक्ट डोमिनेंस में भी संस्थानों को रैंक प्रदान की गई है। और इंडिया रैंकिंग 2023 में पिछले संस्करण की तुलना में 3 विशिष्ट बदलाव किए गए हैं। क्या बदलाव किए गए हैं? पहला,
कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र नामक एक नए विषय को शामिल किया गया है। दूसरा, नवाचार श्रेणी में रैंकिंग प्रथम बार जारी की गई है। और तीसरा, वास्तुकला नामक विषय के दायरे में विस्तार किया गया है। समग्र श्रेणी ओवरऑल कैटेगरी में लगातार 5वें वर्ष 2019 से 2023 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास आईआईटी मद्रास को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। ध्यान रखिएगा, ओवरऑल कैटेगरी में आईआईटी मद्रास जो है पहले नंबर पे है। वहीं समग्र श्रेणी में आईआईटी मद्रास नंबर 1 पर है चेन्नई का। दूसरे पे भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु दूसरे पे है। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली तीसरे पे है। वहीं आईआईटी बॉम्बे चौथे पे है और आईआईटी कानपुर 5वें पे है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि इंडिया रैंकिंग्स 2023 में समग्र श्रेणी में शीर्ष 10 में उत्तर प्रदेश का केवल एक संस्थान आईआईटी कानपुर है जो कि 5वें स्थान पर है। ठीक है। वहीं देखिए, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु को विश्वविद्यालय श्रेणी में शीर्ष स्थान दिया गया है। कॉलेज श्रेणी में आपका मिरांडा हाउस दिल्ली है। अनुसंधान श्रेणी में भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु आईआईएससी बेंगलुरु है। नवाचार श्रेणी में शीर्ष स्थान पर आईआईटी कानपुर है। और वहीं अभियांत्रिकी या इंजीनियरिंग विषय में शीर्ष स्थान पर आईआईटी मद्रास है। प्रबंधन विषय में आईआईएम अहमदाबाद है। फार्मेसी विषय में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान हैदराबाद है। चिकित्सा विषय में शीर्ष स्थान पर जो है आपका अखिल भारतीय आयुर्वेदिक आयुर्विज्ञान विज्ञान संस्थान या एम्स दिल्ली है। वहीं दंत चिकित्सा विषय में कौन सा शीर्ष स्थान पे है, तो ये आपका जो है सविता इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एंड टेक्निकल साइंसेज चेन्नई तमिलनाडु। विधि विषय में नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलुरु है। वास्तुकला एवं नियोजन विषय में शीर्ष स्थान जो है आईआईटी रुड़की का है। कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र विषय में शीर्ष स्थान जो है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली का है। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं नए संसद भवन के उद्घाटन के बारे में। तो देखिए, यदि हम लोग थोड़ा सा पुराने संसद भवन के बारे में बात करें तो औपनिवेशिक युग के दौरान अग्रणी ब्रिटिश वास्तुविदों एडविन लुटियंस और हर्वर्ड बेकर ने सेंट्रल विस्टा परिसर की परिकल्पना की थी। इसका उद्घाटन वर्ष 1931 में किया गया था। इस सेंट्रल विस्टा परिसर में बहुत सारे भवन जैसे राष्ट्रपति भवन, संसद भवन, नॉर्थ एवं साउथ ब्लॉक और अभिलेख कार्यालय तथा के साथ साथ इंडिया गेट स्मारक, राजपथ जिसे अब कर्तव्य पथ कहते हैं, ठीक है, ये सब इसी सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत है। जो संसद भवन है वो इसी सेंट्रल विस्टा के केंद्र में अवस्थित है। देखिए, 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा नए संसद भवन का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 75 रुपए का सिक्का और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। प्रधानमंत्री ने नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा कक्ष में स्पीकर की कुर्सी के ठीक बगल में पवित्र शेंगोल भी स्थापित किया है। यहाँ ध्यान रखिएगा, नए संसद भवन की डिजाइन जो है गुजरात के अहमदाबाद स्थित एक आर्किटेक्चर फर्म HCP डिजाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने की है। ये जो नया संसद भवन है ये 4 मंजिला है और त्रिभुजाकार है। ठीक है, इसमें 3 प्रवेश द्वार है। ध्यान रखिएगा, 3 प्रवेश द्वार हैं। मुख्य प्रवेश द्वार कौन कौन से? ज्ञान द्वार, शक्ति द्वार और कर्म द्वार। ज्ञान, शक्ति और कर्म, ठीक है। और ये 888 सीटों की क्षमता के साथ बनाया गया है। इसमें देखिए, आपका जो संसद भवन का लोकसभा का आंतरिक हिस्सा है वो राष्ट्रीय पक्षी मोर पर आधारित है, जबकि राज्यसभा का आंतरिक हिस्सा जो है वो राष्ट्रीय पुष्प कमल पर आधारित है। वहीं इसके साथ ही नए संसद भवन के प्रांगण में राष्ट्रीय वृक्ष बरगद भी स्थित किया गया है। और थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर बात कर लेते हैं संसद भवन में सेंगोल की स्थापना के बारे में। देखिए, थोड़ा सा सेंगोल के इतिहास को देख लेते हैं। 14 अगस्त 1947 को भारत की स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर एक पवित्र सेंगोल का निर्माण किया गया था। इस सेंगोल को एक तमिल आधीनम धार्मिक मठ द्वारा पंडित जवाहरलाल नेहरू को सौंपा गया था, जो अंग्रेजों से भारत को सत्ता के हस्तांतरण का प्रतीक था। वर्ष 1947 में पंडित नेहरू को प्राप्त सेंगोल की लंबाई 5 फीट थी और उस पर सोने की परत चढ़ाई गई थी। 14 अगस्त 1947 को पंडित नेहरू द्वारा सेंगोल को प्राप्त करने के बाद इसे इलाहाबाद संग्रहालय, जो कि प्रयागराज में है, इसमें रखा गया। 28 मई 2023 को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नए संसद भवन के उद्घाटन के अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष के आसन के समीप ऐतिहासिक स्वर्ण राजदंड सेंगोल की स्थापना की गई है। वर्ष 1947 के उसी सेंगोल को प्रधानमंत्री द्वारा नए संसद भवन में स्थापित किया गया है। सेंगोल के शीर्ष पर भगवान शिव के पवित्र बैल नंदी को नक्काशी के माध्यम से चित्रित किया गया है। देखिए, तमिलनाडु में चोल राजाओं के शासनकाल के दौरान महायाजकों मतलब जो हाई प्रीस्ट होते थे, के माध्यम से सेंगोल को एक राजा से दूसरे राजा को सौंपा जाता था। सेंगोल की स्वीकृति उत्तरदायित्व के साथ शासन के अधिकार को प्रदर्शित करती है। उड़ान 5.2 के बारे में बात करें। देखिए, वर्ष 2016 में केंद्र सरकार द्वारा पहली बार देश की राष्ट्रीय नागर विमान नीति की घोषणा की गई थी। राष्ट्रीय नागर विमान नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक था उड़ान योजना। उड़ान का पूर्ण रूप क्या था? उड़े देश का आम नागरिक। अक्टूबर 2016 में उड़ान योजना का शुभारंभ हुआ और अप्रैल 2017 में
उड़ान योजना के अंतर्गत पहली उड़ान जो है शिमला से दिल्ली के बीच प्रारंभ की गई थी। इस उड़ान योजना के अंतर्गत अब तक 4 चरणों की मंजूरी प्रदान की जा चुकी है। ठीक है? देखिए, उड़ान योजना के 4 चरणों की सफलता के बाद नागर विमानन मंत्रालय ने 21 अप्रैल 2023 को उड़ान 5.0 की शुरुआत की थी। ठीक है? इस चरण का उद्देश्य देश के दूर-दराज और क्षेत्रीय इलाकों की कनेक्टिविटी को बढ़ाना एवं अंतिम स्थल तक हवाई संपर्क का लक्ष्य हासिल करना है। 24 मई 2023 को नागर विमान मंत्रालय द्वारा हेलीकॉप्टर मार्गों के लिए विशेष रूप से तैयार उड़ान 5.1 योजना की शुरुआत की। उड़ान 5.1 योजना का उद्देश्य देश के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में हेलीकॉप्टर के माध्यम से कनेक्टिविटी को बेहतर करना। इसी के साथ याद रखिएगा 25 जुलाई 2023 को केंद्रीय नागर विमान मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के खजुराहो में हेली शिखर सम्मेलन 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने उड़ान 5.2 योजना और हेली सेवा ऐप को भी लॉन्च किया। ठीक है? देखिए, हेली शिखर सम्मेलन 2023 जो है ये आपका का आयोजन केंद्रीय नागर विमान मंत्रालय, मध्य प्रदेश सरकार और पवन हंस लिमिटेड और फिक्की द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। आगे बढ़ते हैं। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के बारे में बात करें हम, तो कर्नाटक की 15वीं विधानसभा की कार्यकाल की समाप्ति के बाद 24 मई 2023 मतलब की समाप्ति की तिथि जो है 24 मई 2023 निर्धारित थी। इसके पहले यहाँ पर चुनाव होना था। यहाँ पर कुल जो सीटें हैं कर्नाटक विधानसभा, ये आपको पता होना चाहिए। तो कुल 224 सीटें कितनी है? 224, जिसमें से 36 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए और 15 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए यहाँ पर आरक्षित हैं। ठीक है? आगे चलते हैं। तो देखिए 13 मई 2023 को कर्नाटक विधानसभा चुनाव के परिणाम आए। तो ये तारीख हमें याद रखने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सीटों की संख्या याद रखिएगा, 224 सीटें हैं, 36 सीटें अनुसूचित जातियों की और 15 सीटें अनुसूचित जनजातियों के लिए। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। देखिए इस चुनाव में जो है आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जो है राज्य में बहुमत हासिल किया। ठीक है? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सीतारमैया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष डीके शिव कुमार उप मुख्यमंत्री बने। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन समुद्रगुप्त 2022-23 के बारे में बात करते हैं। देखिए वर्ष 2022 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी द्वारा ऑपरेशन समुद्रगुप्त की शुरुआत की गई थी। तो ध्यान रखिएगा ऑपरेशन समुद्रगुप्त संबंधित किससे? इसका उद्देश्य हिंद महासागर क्षेत्र में नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकना था। इस ऑपरेशन में भारतीय नौसेना और एनसीबी साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो देखिए 13 मई 2023 को भारत के नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने एक अभियान के तहत लगभग 2500 किलोग्राम मेथेम्फेटामाइन जब्त किया है। ठीक है? तो यहां पर हमें इसके बारे में पता होना चाहिए, मेथेम्फेटामाइन के बारे में। तो देखिए मेथेम्फेटामाइन जो है एक शक्तिशाली अत्यधिक व्यसनकारी उत्तेजक है जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। मेथेम्फेटामाइन जो है मस्तिष्क में एक प्राकृतिक रसायन डोपामाइन की मात्रा बढ़ा देता है। यह डोपामाइन शारीरिक गतिविधि, अभिप्रेरण अर्थात मोटिवेशन इत्यादि के लिए उत्तरदायी होता है। और चीज थोड़ा सा याद रखिएगा स्वर्ण अर्धचंद्र और स्वर्ण त्रिभुज के बारे में। भारत विश्व के दो सबसे बड़े अफीम उत्पादक क्षेत्रों के मध्य स्थित है। देखिए ये दो क्षेत्र जो है, पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज है, पूर्व में स्वर्ण त्रिभुज गोल्डन ट्रेंगल, और पश्चिम में जिधर आपका अफगानिस्तान है उधर स्वर्ण अर्धचंद्र है, गोल्डन क्रिसेंट है। देखिए स्वर्ण त्रिभुज के अंतर्गत थाईलैंड, म्यांमार और लाओस आते हैं। वहीं स्वर्ण अर्धचंद्र के अंतर्गत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान आते हैं। आगे बात करते हैं पहला भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र। तो देखिए इसका उदाहरण कहां पे किया गया? चंडीगढ़ में। 8 मई 2023 को केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के पहले भारतीय वायुसेना विरासत केंद्र का उद्घाटन किया। कहां पर? चंडीगढ़ में किया गया। कहां पर किया गया? चंडीगढ़ में किया गया। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। मणिपुर हिंसा के बारे में बात करें तो थोड़ा सा मणिपुर को देख ले। मणिपुर 3 राज्यों से, कौन कौन से राज्यों से? नागालैंड, असम और मिजोरम। मणिपुर जो है आपका एक तरफ नागालैंड से, एक तरफ आपका नीचे मिजोरम और इधर आपका असम से लगा हुआ है। मणिपुर में 16 जिले हैं। ठीक है? और इसकी एक बाउंड्री जो है वो म्यांमार से लगी हुई है। यहां पर जो जनजातियां हैं प्रमुख रूप से मैतेई और नगा और कुकी चीन। तो यहाँ पे जो विवाद है वो मैतेई और कुकियों के बीच यह विवाद है। ठीक है? यहाँ पर देखिए हमें जो थोड़ी सी चीजें पता होनी चाहिए वो ये है कि वर्ष 1949 में भारत संघ में मणिपुर के विलय के पहले जो मैतेई हैं उनको जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त थी, परंतु संविधान अनुसूचित जातियां आदेश 1950 का मसौदा तैयार होने के बाद उनका यह दर्जा जो है हट गया। मणिपुर हिंसा की जांच हेतु जो आयोग गठित किया गया है 4 जून 2023 को केंद्र सरकार द्वारा गठित किया गया। इसमें गुवाहाटी उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश अजय लांबा की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय जो है कमेटी का गठन किया गया।
इसके अतिरिक्त देखिए मणिपुर में शांति समिति का गठन करने के लिए गठन किया गया है। इसमें मणिपुर की राज्यपाल अनुसुईया उइके की इस समिति की अध्यक्षता करेंगी। तो ध्यान रखिएगा यहाँ की राज्यपाल कौन है, अनुसुईया उइके। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं यहाँ पर राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 के बारे में। तो देखिए राष्ट्रीय विनिर्माण नवाचार सर्वेक्षण नेशनल मैन्युफैक्चरिंग इनोवेशन सर्वे 2021-22 विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार और संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन UNIDO द्वारा संचालित एक संयुक्त अध्ययन है। ठीक है, देखिए सद्य सर्वेक्षण वर्ष 2011 में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा संचालित प्रथम राष्ट्रीय नवाचार सर्वेक्षण के अनुसरण में किया गया है। ठीक है, जो अभी किया गया है। देखिए 27 अप्रैल 2023 को राष्ट्रीय विनिर्माण नवोन्मेष सर्वेक्षण 2021-22 जारी किया गया है। ठीक है, इसमें दो तरीके का है, एक है फर्म स्तरीय सर्वेक्षण, दूसरा नवाचार की क्षेत्रीय प्रणाली। तो इसमें देखिए कुल आपके 28 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश शामिल किए गए हैं। इसमें आप देखें तो जो शीर्ष राज्य हैं, तो नंबर 1 पे आपका कर्नाटक है, दूसरे पे तेलंगाना है, तीसरे पे तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश जो है 8वें नंबर पे। ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश 8वें नंबर पे है। इसमें नंबर 1 पे आपका कर्नाटक है, दूसरे पे तेलंगाना, तीसरे पे तमिलनाडु है। पहाड़ी राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड शीर्ष स्थान पर है और जबकि उत्तर पूर्वी राज्य जो है वो अंतिम स्थान पर है। केंद्र शासित प्रदेशों एवं शहरी राज्यों की श्रेणी में दादरा एवं नगर हवेली और दमन दीव वो पहले स्थान पे है, जबकि जम्मू कश्मीर जो है अंतिम स्थान पे है। आगे बात करते हैं भारत में जल निकायों की प्रथम गणना के बारे में। वर्तमान में भारत में विश्व की लगभग 18% जनसंख्या निवास करती है, हालांकि वैश्विक जल संसाधनों की मात्र 4% ही भारत में विद्यमान है। देखिए अप्रैल 2023 में भारत में जल निकायों की पहली गणना से संबंधित रिपोर्ट जारी की गई। यह रिपोर्ट केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। ठीक है, जल निकायों की गणना का उद्देश्य सभी जल निकायों में एक राष्ट्रीय डेटाबेस का विकास करना है। देखिए जो कुल आपके जल निकाय हैं, इस जल निकायों में से 97.1% ग्रामीण क्षेत्रों में है और केवल 2.9% जो है वो शहरी क्षेत्रों में स्थित है। यदि जल निकायों की संख्या के मामले में शीर्ष 5 राज्यों को देखें तो नंबर 1 पे पश्चिम बंगाल है, दूसरे पे उत्तर प्रदेश है, तीसरे पे आंध्र प्रदेश है, चौथे पे उड़ीसा और पांचवें पे असम है। तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और असम। वहीं यदि हम लोग शहरी क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो देखिए शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में पश्चिम बंगाल नंबर 1 पर है। वहीं शहरी क्षेत्रों में दूसरे नंबर पर तमिलनाडु है और ग्रामीण क्षेत्रों में दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है। थोड़ा यहाँ ध्यान रखिएगा कि यदि शहरी क्षेत्रों में देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान चौथे पे है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों के हिसाब से देखें तो उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरे पे है। कुल जल निकायों में से 78% मानव निर्मित है और 22% प्राकृतिक जल निकाय है। और वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश जितने जल निकाय हैं उसका 97.98% ग्रामीण क्षेत्रों में और 2.02% जो है वो शहरी क्षेत्रों में है। आगे बात करते हैं केरल जल बजट तैयार करने वाला पहला राज्य है। ठीक है, 17 अप्रैल 2023 को केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जल बजट प्रस्तुत किया है। ठीक है, भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा गर्मियों में जल के संकट से निजात पाने के लिए जल बजट अपनाया गया है। थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बात करें संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 के बारे में। तो देखिए यूएन वाटर कॉन्फ्रेंस 2023 के बारे में 20 से 24 मार्च 2023 को संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन अमेरिका के न्यूयॉर्क में संपन्न हुआ। इस सम्मेलन की सह मेजबानी किसने की? तजाकिस्तान और नीदरलैंड ने की। वर्ष 1977 में अर्जेंटीना में आयोजित जल सम्मेलन के बाद यह पूर्णतः जल हेतु समर्पित द्वितीय संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन था। ठीक है, अब बात कर लेते हैं राष्ट्रीय चिकित्सा उपकरण नीति 2023 के बारे में। तो देखिए यहां ध्यान रखिएगा इसके तहत जो है 4 चिकित्सा उपकरण पार्क स्थापित किए जाएंगे। ये 4 कहां किए जाएंगे बस ये याद रखिएगा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। उत्तर भारत के 3 राज्य हैं, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, और दक्षिण का एक है तमिलनाडु। ठीक है, बस इतनी ही चीज यहाँ पे आपको याद रखनी। इसके अतिरिक्त याद रखिएगा कि इस नीति के तहत जो है चिकित्सा उपकरणों के वैश्विक बाजार में अगले 25 वर्षों में 10 से 12% की हिस्सेदारी प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है और वर्ष 2030 तक चिकित्सा उपकरण क्षेत्र में वर्तमान के 11 बिलियन अमेरिकी डॉलर से 50 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक की वृद्धि का लक्ष्य भी निर्धारित किया गया है। साथ ही यह नीति चिकित्सा उपकरण के क्षेत्र के लिए एक समर्पित निर्यात संवर्धन परिषद के निर्माण की परिकल्पना करती है। आगे बात करते हैं भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम के बारे में। तो देखिए अप्रैल 2023 में जारी विज्ञप्ति के अनुसार जम्मू और कश्मीर के बांदीपोरा जिले का अरगम गांव भारत का सबसे बड़ा पुस्तक ग्राम बन गया है। ठीक है,
यह कार्य जो है गैर सरकारी संगठन सरहद द्वारा जम्मू और कश्मीर की सरकार के सहयोग से किया गया है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि हे ऑन वे विश्व का पहला पुस्तक नगर है। यह कहाँ पर है? यह यूनाइटेड किंगडम के वेल्स में स्थित है। वहीं पर कुछ अन्य फैक्टों को देखें तो मई 2017 में महाराष्ट्र के सतारा जिले का भिलार गांव, महाराष्ट्र के सतारा जिले का भिलार गांव जो है ये देश के पहले पुस्तक ग्राम के रूप में इसे मान्यता दी गई। वहीं अप्रैल 2022 में झारखंड का जामताड़ा जिला जो है हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बना। और जबकि दिसंबर 2022 में केरल के धर्मदम को भारत का पहला पूर्ण पुस्तकालय निर्वाचन क्षेत्र घोषित किया गया। आगे बात करते हैं अरावली ग्रीन वॉल परियोजना के बारे में। ध्यान रखिएगा कि अरावली पर्वत श्रृंखला जो है 3 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश, 3 राज्य कौन से हैं? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में विस्तृत है। हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और दिल्ली में विस्तृत है। यह भारत की ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। और ध्यान रखिएगा यह किस प्रकार का पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत, रेजिडुअल माउंटेन के रूप में विद्यमान है। ठीक है, तो देखिए ये जो अरावली ग्रीन वॉल परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है? इसको पर्वत श्रृंखला को अपक्षय, अपरदन, मरुस्थलीकरण एवं भूमि क्षरण से बचाव करना है। देखिए जो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री हैं भूपेंद्र यादव ने अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का शुभारंभ किया। इस परियोजना का शुभारंभ जो है अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो कि 21 मार्च को मनाया जाता है, 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर हरियाणा के टिकली गांव से इस परियोजना का शुभारंभ किया गया है। अरावली ग्रीन वॉल परियोजना का मुख्य उद्देश्य अरावली पर्वत श्रृंखला के आसपास के 5 किलोमीटर के बफर क्षेत्र को हरित बनाना है। ठीक है, ये चीज यहां पर ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 से 27 के बारे में। तो देखिए खाद्य प्रसंस्करण कृषि और उद्योग के बीच की एक कड़ी है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत के खाद्य बाजार का 32%, विनिर्माण सकल घरेलू उत्पाद का 14% और निर्यात का जो है 12% और कुल औद्योगिक निवेश का 6% है। यहां ध्यान रखिएगा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी 6% है। इसे 20% तक ले जाने का लक्ष्य इसके तहत रखा गया है। ठीक है, वहीं उत्तर प्रदेश में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग तृतीय स्तर का है। ठीक है, और इस नीति के तहत क्या है? इस नीति के तहत जो है अगले 5 वर्ष तक अथवा नई नीति के क्रियान्वयन तक यह प्रभावी रहेगी। आगे बढ़ते हैं आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल का दर्जा दिया गया है। थोड़ा सा हम लोग राष्ट्रीय दल के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। चुनाव चिन्ह आरक्षण व आवंटन आदेश 1968 के तहत राष्ट्रीय दलों के रूप में मान्यता प्राप्त करने हेतु कुछ मानदंड है। यहाँ पे 3 मानदंड दिए गए हैं। इन 3 मानदंडों को आप याद रखने का प्रयास करिएगा। पहला है लोकसभा या विधानसभा के किसी आम चुनाव में उस राजनीतिक दल को न्यूनतम किन्हीं 4 राज्यों में से प्रत्येक राज्य में कुल वैध मतों का न्यूनतम 6% मत प्राप्त हो और उसने लोकसभा की न्यूनतम 4 सीटें जीती हो तो राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा। दूसरा, या तो लोकसभा के पिछले आम चुनाव में उस दल ने कुल सीटों की न्यूनतम 4% सीटों पर कुल सीटों की न्यूनतम 2% सीटों पर विजय प्राप्त की हो और उस सदन में न्यूनतम 3 राज्यों से दल के प्रत्याशी निर्वाचित, मतलब जो ये 2% सीटें हैं वो 3 राज्यों से आनी चाहिए। ठीक है। तीसरा, उस राजनीतिक दल को 4 या अधिक राज्यों में राज्य स्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त हो। तो देखिए जो आम आदमी पार्टी से 4 राज्यों में जो है राज्य स्तरीय दल का दर्जा प्राप्त हो गया था, इसलिए राष्ट्रीय पार्टी घोषित की गई। तो देखिए 10 अप्रैल 2023 को भारत निर्वाचन आयोग ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय दल नेशनल पार्टी का दर्जा प्रदान किया। देखिए इसके अतिरिक्त 3 जो पार्टियां थी उनके राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिया गया। कौन कौन से? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस AITMC, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी CPI तथा राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP के राष्ट्रीय दल का दर्जा वापस लिया गया है। पहले 9 थे, पहले आपके नहीं 8 थे। ठीक है, इस प्रकार वर्तमान में देश में जो राष्ट्रीय दलों की कुल संख्या कितनी हो गई? 6 हो गई है। कितनी हो गई है? 6 हो गई है। तो आम आदमी पार्टी को देखिए गुजरात में राज्य स्तरीय दल का दर्जा मिला, इससे पहले उसे पंजाब, गोवा और आपका दिल्ली में मिल चुका था। तो कुल 4 राज्यों में इनका हो गया। यहां ध्यान रखिएगा कि ये जो 6 पार्टियां हैं, जो राष्ट्रीय पार्टियां, उनके नाम याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ये 3 नाम आपको याद रहेंगे। चौथा है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी CPIM है और फिर नेशनल पीपुल्स पार्टी NPP है, ये आपका मेघालय की पार्टी है। आम आदमी पार्टी है,
ये जो अभी हाल ही में बनी है, मतलब राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त की है। अब बात कर लेते हैं वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा अपने बजट भाषण 2022-23 के दौरान वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम की घोषणा की गई थी। ठीक है, इसके तहत करना क्या था कि जो आपके उत्तरी सीमा के सीमावर्ती गांव हैं उनको आच्छादित करने की परिकल्पना की गई है, जो अक्सर विकास के लाभों से वंचित रह जाते हैं। 10 अप्रैल 2023 को गृह मंत्री अमित शाह ने वाइब्रेंट विलेज कार्यक्रम को लॉन्च किया। इस कार्यक्रम को अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के एक सीमावर्ती गांव किबुतु में लॉन्च किया गया। कहां पे? अरुणाचल प्रदेश के अंजाव जिले के किबुतु गांव में, किबीतु। देखिए, 15 फरवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी प्रदान कर दी थी। यह एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसकी मंजूरी आपका वित्त वर्ष 2022-23 से 2025-26 के लिए प्रदान की गई। 2022-23 से 2025-26 के लिए इस योजना के तहत जो है आपके 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश हैं। ध्यान रखिए, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश। 4 राज्य कौन से हैं? हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उत्तराखंड। हिमाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, सिक्किम है और उत्तराखंड है। इसके अतिरिक्त संघ शासित प्रदेश लद्दाख है। ठीक है, इसको शामिल किया गया है। सबसे अधिक गांव का किस प्रदेश के हैं? अरुणाचल प्रदेश के हैं। आगे चलते हैं मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा विधानसभा निर्वाचन 2023 के बारे में। तो देखिए, इन 3 राज्यों में आपके मार्च 2023 में चुनाव होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। मेघालय के बारे में बात करें, मेघालय में कितनी विधानसभा सीटें हैं? 60 सीटें हैं। बस आपको यही याद करना है विधानसभा में कितनी सीटें हैं। और यहां पर मेघालय के कोनराड के संगमा के नेतृत्व वाली नेशनल पीपुल्स पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर आई और कोनराड के संगमा ने लगातार दूसरे कार्यकाल के लिए मेघालय के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। आगे बढ़ते हैं, नागालैंड के बारे में बात करें तो नागालैंड में कितनी है? 60 में आपकी विधानसभा सीटें हैं। ध्यान रखिएगा, मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा, इन तीनों में जो है 60 ही विधानसभा सीटें हैं। तो यही चीज आपको याद रखना है। नागालैंड में देखिए, नागालैंड में जो है आपका यहां पर नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी ने सबसे अधिक सीटें पाई हैं और इस चुनाव में नागालैंड के इतिहास में पहली बार कोई महिला विधायक के रूप में निर्वाचित हुई। कौन है? ये उपलब्धि जो है नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेक्कानी जखालू को ने प्राप्त की। एक और महिला जो है जीती हैं, वो कौन है? वो है आपका शल होतुओनु क्रूश। और यहां पर जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन है? नेफ्यू रियो जो है वो 5वें कार्यकाल के लिए नागालैंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है इन्होंने। वहीं पर त्रिपुरा के बारे में बात कर लेते हैं। त्रिपुरा में विधानसभा की सीटें कितनी है? 60 है, ये याद रखिएगा, 60 सीटें हैं। ठीक है, और यहां पे भाजपा नेता मणिक साहा ने दूसरे कार्यकाल के लिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण की है। आगे बढ़ते हैं, अगला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के बारे में। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट अपनी तरह की पहली राष्ट्रीय आवधिक रिपोर्टिंग है जो प्रत्येक राज्य में न्याय प्रणाली के 4 स्तंभ, ये 4 स्तंभ याद रखिएगा कौन से हैं? पुलिस, दूसरा है जेल प्रणाली, तीसरा है न्यायपालिका और चौथा है कानूनी सहायता। तो पुलिस, जेल प्रणाली, न्यायपालिका और कानूनी सहायता की क्षमता को मापने के लिए सूचना एकत्र करती है। तो देखिए, जो इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 जारी किया गया है 4 अप्रैल 2023 को, यह इसका तीसरा संस्करण था। कौन सा? तीसरा संस्करण। इसे दक्ष, कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव, कॉमन कॉज, सेंटर फॉर सोशल जस्टिस, विधि सेंटर फॉर लीगल पॉलिसी और TISS प्रयास द्वारा संयुक्त रूप से तैयार किया गया है। इस रिपोर्ट का जो पहला संस्करण आया था वो कब आया था? 2019 में आया था। ठीक है, देखिए, इस रिपोर्ट में राज्यों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया गया है, बड़े और मध्यम आकार के राज्य और दूसरा है छोटे राज्य। इन राज्यों को 102 संकेतकों के आधार पर श्रेष्ठ, मध्यम और खराब, 3 कैटेगरी में, श्रेष्ठ, मध्यम और खराब की श्रेणी में रखा गया है। देखिए, बड़े राज्यों की रैंकिंग में यदि आप देखें तो यहां पर आते हैं। देखिए, बड़े राज्यों की रैंकिंग में नंबर 1 पे कर्नाटक है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना और अंतिम में, बड़े राज्यों में सबसे अंतिम पे कौन है? आपका उत्तर प्रदेश 18वें पे, 17 नंबर पे पश्चिम बंगाल है और 16 पे बिहार है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे लास्ट में कौन है? उत्तर प्रदेश है। सबसे टॉप पे कौन है? कर्नाटक है, दूसरे पे तमिलनाडु, तीसरे पे तेलंगाना है। आगे बात करते हैं MV गंगा विलास, विश्व का सबसे लंबा नदी क्रूज के बारे में। ठीक है, तो देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग अधिनियम 2016 जो कि 12 अप्रैल 2016 को लागू हुआ था,
देश में अंतर्देशीय जल परिवहन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस अधिनियम के तहत 111 जलमार्ग, पहले 5 थे, अब 106 और जोड़ दिए गए, तो कुल 111 जलमार्गों को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित किया गया था। ठीक है, हम यहाँ पर बात करते हैं 13 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विश्व के सबसे लंबे नदी क्रूज जिसका नाम क्या है, एमबी गंगा विलास को हरी झंडी दिखा करके बनारस से रवाना किया। यह यात्रा 28 फरवरी 2023 को असम के डिब्रूगढ़ जिले के बोगी बील में जाकर के पूर्ण हुई। कुल 3200 किलोमीटर की यात्रा थी, जिसमें भारत के साथ साथ बांग्लादेश के भी कुछ क्षेत्र जो है इसमें शामिल रहे हैं। देखिए, एमबी गंगा विलास क्रूज यात्रा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 जो कि हल्दिया से प्रयागराज है, तथा राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 जो कि धुबरी से सदिया से होकर गुजरती है, इससे होकर के गुजरी। देखिए, राष्ट्रीय जलमार्ग 1 ये गंगा भागीरथी हुगली नदी प्रणाली में से निर्मित है, जबकि राष्ट्रीय जलमार्ग 2 जो है ब्रह्मपुत्र नदी प्रणाली से निर्मित है। साथ ही यह क्रूज यात्रा जो है कोलकाता से धुबरी तक इंडो बांग्ला प्रोटोकॉल मार्ग से होकर गुजरी। यह यात्रा 27 नदी प्रणालियों से होकर के गुजरी है। ठीक है, देखिए, गंगा विलास क्रूज सेवा निजी संचालक मेसस अंतारा रिवर क्रूज द्वारा संचालित है। आगे बढ़ते हैं। केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा में निर्णय देने वाला पहला उच्च न्यायालय है। यहां ध्यान रखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त क्षेत्रीय भाषाएं कितनी है, 22 क्षेत्रीय भाषाओं का उल्लेख किया गया है, जिसमें आपका अंग्रेजी और राजस्थानी भाषा सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को आप यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, बस इतना ही यहाँ पे आपको याद रखना है। और यहां ध्यान रखिए किस भाषा में दिया गया था, फरवरी 2023 में केरल उच्च न्यायालय क्षेत्रीय भाषा मलयालम में निर्णय प्रकाशित करने वाला भारत का पहला उच्च न्यायालय बना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हुबली जंक्शन विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है। इसका पूरा नाम क्या है, श्री सिद्धारूणा स्वामी जी हुबली जंक्शन को सामान्यतः एसएसएस हुबली जंक्शन के नाम से जानते हैं। यहां देखिए, यह जो हुबली जंक्शन है ये दक्षिण पश्चिम रेलवे के हुबली रेलवे मंडल का हिस्सा है, जो कर्नाटक के धारवाड़ के हुबली में स्थित है। देखिए, 13 जनवरी 2023 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ने हुबली जंक्शन स्थित प्लेटफॉर्म संख्या 8 को विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का दर्जा दिया है। 12 मार्च 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन किया गया। इसकी लंबाई कितनी याद रखिए, 1507 मीटर, 1507 मीटर। और इससे पहले यह खिताब जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर रेलवे स्टेशन से प्लेटफॉर्म को थी, जिसकी लंबाई 1366.33 मीटर है। तो यहाँ पे देखिए, जो विश्व के 5 सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म, उसमें नंबर 1 पे कर्नाटक के हुबली जंक्शन है, दूसरा उत्तर प्रदेश का गोरखपुर जंक्शन है, तीसरे पे केरल का कोल्लम जंक्शन है, चौथे पे पश्चिम बंगाल का खड़गपुर जंक्शन है। तो जो टॉप के 4 हैं, टॉप के जो 5 हैं उसमें 4 जो हैं आपके भारत के हैं। 5वें पे अमेरिका के शिकागो का स्ट्रीट सबवे है। आगे बात करते हैं। विदिशा मध्य प्रदेश में है। विदिशा 5G तकनीक लागू करने वाला पहला आकांक्षी जिला है। देखिए, देश के 112 सर्वाधिक अल्प विकसित जिलों को तीव्र एवं प्रभावित तरीके से रूपांतरित करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनवरी 2018 में आकांक्षी जिला कार्यक्रम को लॉन्च किया था। इन 112 आकांक्षी जिलों में उत्तर प्रदेश के 8 जिले हैं। ये 8 जिले नाम याद रखिएगा कौन कौन से हैं, बहराइच है, बलरामपुर, चंदौली, चित्रकूट, फतेहपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर तथा सोनभद्र इसमें शामिल हैं। देखिए, 13 जनवरी 2023 को विदिशा स्टार्टअप्स द्वारा प्रस्तावित नवाचारी 5G उपयोग मामलों की जमीनी स्तर पर तैनाती करने वाला भारत का पहला आकांक्षी जिला बन गया। विदिशा मध्य प्रदेश का एक आकांक्षी जिला है। आगे बढ़ते हैं। कोल्लम, केरल का कोल्लम भारत का पहला संविधान साक्षर जिला बना है। ठीक है, तो इस चीज को यहां पर ध्यान रखिएगा। देखिए, 14 जनवरी 2023 को केरल के कोल्लम को भारत का पहला संविधान साक्षर जिला घोषित किया गया है। कोल्लम की उपलब्धि संविधान साक्षरता अभियान द सिटीजन 2022 का परिणाम है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगला है राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन के बारे में बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2047 तक भारत को एक ऊर्जा स्वतंत्र एनर्जी इंडिपेंडेंट राष्ट्र के रूप में रूपांतरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है, जिसमें पेट्रोलियम जीवाश्म आधारित उत्पादों के विकल्प के रूप में हरित हाइड्रोजन एक सक्रिय भूमिका निभाएगा। साथ ही भारत ने वर्ष 2070 तक शुद्ध शून्य नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का लक्ष्य भी निर्धारित किया है। देखिए, 4 जनवरी 2023 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय ग्रीन हाइड्रोजन मिशन को मंजूरी दी है। ठीक है, इस मिशन से वर्ष 2030 तक
क्या परिणाम अपेक्षित हैं? पहला, देश में लगभग 125 गीगावाट की संबद्ध अक्षय ऊर्जा क्षमता वृद्धि के साथ प्रतिवर्ष कम से कम 5 मिलियन मीट्रिक टन की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना। ठीक है, इसके तहत 6 लाख से अधिक रोजगार का सृजन करना है, 8 लाख करोड़ रुपए का से अधिक का इसमें निवेश किया जाएगा और वार्षिक ग्रीन हाउस उत्सर्जन में लगभग 50 मिलियन मीट्रिक टन की कमी करना है। देखिए, इसका उद्देश्य क्या है इस मिशन का? भारत को विश्व में ग्रीन हाइड्रोजन का अग्रणी उत्पादक एवं आपूर्तिकर्ता बनाना है। ठीक है, यहां ध्यान रखिएगा, अगस्त 2023 में भारत सरकार ने भारत के लिए हरित हाइड्रोजन मानक को अधिसूचित किया है। भारत सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन को परिभाषित किस प्रकार से किया गया है कि इस परिभाषा के दायरे में, मतलब भारत सरकार द्वारा हरित हाइड्रोजन को परिभाषित किया गया है। इस परिभाषा के दायरे में विद्युत अपघटन आधारित और बायोमास आधारित दोनों प्रकार की हाइड्रोजन उत्पादन विधियों को शामिल किया गया है। भारत सरकार के अनुसार हरित हाइड्रोजन इस प्रकार से उत्पादित हाइड्रोजन है जिसमें प्रति किलोग्राम, मतलब 1 किलोग्राम हाइड्रोजन के उत्पादन में 2 किलोग्राम से अधिक कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन ना होता हो। आगे बढ़ते हैं। वायनाड, केरल का जो वायनाड आपका जिला है, ये सभी जनजातीय लोगों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला पहला जिला है। देखिए, अनुसूचित जनजाति समुदाय समेत सभी नागरिकों को बुनियादी दस्तावेजों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से अक्षय बिग कैंपेन फॉर डॉक्यूमेंट डिजिटाइजेशन नामक अभियान केरल के वायनाड जिला प्रशासन द्वारा संचालित किया गया था। इन दस्तावेजों को डिजी लॉकर के माध्यम से डिजिटलीकृत किया गया, जिससे भौतिक दस्तावेजों के खोने या नष्ट होने की स्थिति में लाभार्थी उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, तो बस इतना ही आपको यहाँ पे याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। भारत का सबसे तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र, सबसे बड़ा तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र की बात कर रहे हैं। ठीक है, सी, देखिए तरल अपशिष्ट, यहां पर आते हैं, एक सेकंड। 18 जनवरी 2023 को आंध्र प्रदेश के तिरुपति नगर निगम ने फाइटोरिक तकनीक पर आधारित देश के सबसे बड़े तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र का उद्घाटन किया है। इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को तिरुपति स्थित विनायक सागर झील के जल के पुनः उपयोग के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। ठीक है, इस तरल अपशिष्ट उपचार संयंत्र को स्वच्छ आंध्र मिशन पहल के भाग के रूप में स्थापित किया गया है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। एशिया का सबसे बड़ा सीवेज उपचार संयंत्र के बारे में बात करें तो एशिया के सबसे बड़े सीवेज उपचार संयंत्र का निर्माण दिल्ली में किया गया है। ठीक है, कहां पर किया गया है? दिल्ली में। बस इतना याद रखिए। आगे बात करते हैं। हाउसिंग सोसाइटी के लिए भारत का पहला सौर संयंत्र 11 जनवरी 2023 को टीपीआरईएल टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एवं मुंबई स्थित आवासीय सोसाइटी विवेरिया कॉन्डोमिनियम के मध्य एक समझौता हस्ताक्षरित किया गया। यह समझौता उपर्युक्त आवासीय सोसाइटी को स्वच्छ ऊर्जा की आपूर्ति से संबंधित है। तो ध्यान रखिएगा कि विवेरिया कॉन्डोमिनियम जो है आवासीय सोसाइटी को सौर ऊर्जा की आपूर्ति के लिए भारत के पहले ग्रुप कैप्टिव सौर संयंत्र की स्थापना की जाएगी। बस इतना ही यहां पे याद रखिए। आगे चलते हैं। केरल देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य है। देश का पहला पूर्ण डिजिटल बैंकिंग राज्य। ठीक है, तो यहां पर देखिए आपका 7 जनवरी 2023 को केरल सभी पात्र खातों में डिजिटल बैंकिंग को लागू करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। और यहां ध्यान रखिएगा, गौरतलब है कि वर्ष 2021 में त्रिशूर इस योजना के तहत डिजिटल बैंकिंग लागू करने वाला केरल का पहला जिला बना था, त्रिशूर। स्मार्ट कार्यक्रम के बारे में बात करें तो स्मार्ट का जो पूरा फुल फॉर्म है या विस्तारित रूप है, स्कोप फॉर मेन स्ट्रीमिंग आयुर्वेद रिसर्च इन टीचिंग प्रोफेशनल्स। तो ये आयुर्वेद संबंधित है। ठीक है, इस पहल के अंतर्गत जो कई सारी बीमारियां हैं उसको यहाँ पर उस पर विचार किया जाएगा या उसको केंद्र में रखा गया है। देखिए, 2 जनवरी 2023 को देश में आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने हेतु स्मार्ट कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। ध्यान रखिए, किसके लिए? आयुर्वेद के क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट कार्यक्रम को प्रारंभ किया गया है। इस कार्यक्रम को भारतीय चिकित्सा प्रणाली के राष्ट्रीय आयोग NCISM, नेशनल कमीशन फॉर इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन और केंद्रीय आयुर्वेदी विज्ञान अनुसंधान परिषद CCRAS ने संयुक्त रूप से प्रारंभ किया है। ये दोनों ही क्या है? आयुष मंत्रालय के अधीनस्थ प्रमुख संस्थान है। तो इस प्रकार से इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।